हमारी बॉडी के अंदर जो वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है वो कितना बेटर तरीके से हो रहा है। हम देखते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है, बट ये समझना है हमको वेंटिलेशन कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है ये आइडेंटिफाई करके हमको बताना है। दूसरी चीज हमको क्या बताएगा कि हमारे लंग्स गैस एक्सचेंज कितना अच्छे से कर रहे हैं, मतलब वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से कैसे ले पा रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के टिश्यूज ने बनाया है उसको कितना बेटर तरीके से वो रिमूव कर पा रहे हैं। तो दो चीज हो गई। लास्ट में वो क्या करेगा, हमारे जो एसिड और बेसिस का जो लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो कौन कौन सी चीज हो गई, तीन चीज हो गई। पहला हो गया वेंटिलेशन, उसके बाद हो गया हमारा गैस एक्सचेंज, एंड थर्ड पॉइंट हो गया हमारा जो एसिड एंड बेस का जो स्टेटस है वो कैसा है हमारे आर्टरी ब्लड के अंदर, वो आइडेंटिफाई करना। अच्छा, अब पहले हम समझते हैं वेंटिलेशन क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन कभी हम जाते हैं तो वेंटिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं, मतलब हम इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो वो कितना बेटर तरीके से हो पा रहा है वो चीज हमारा वेंटिलेशन बना। और एक टर्म आता है हमारे पास मिनट वेंटिलेशन, राइट। मिनट वेंटिलेशन मतलब एक मिनट के अंदर कितना ज्यादा वेंटिलेशन हुआ है। तो ठीक है, वो कितना होता है, अराउंड वो होता है हमारे पास 6 लीटर। वो कितना होता है, अराउंड 6 लीटर हमारे पास। अच्छा, अब हमने बोला कि बार बार हम बोल रहे हैं आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस, तो कौन सी दो इंपॉर्टेंट गैसेस है। ठीक है, बहुत बड़ा सिंपल है। तो पहली गैस तो है हमारे पास ऑक्सीजन, एंड जो दूसरी गैस है हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन सी गैस हमको मेजरली देखना है, पहले हमको देखना है ऑक्सीजन और दूसरा हमको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन का लेवल हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखेंगे, और इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी का पीएच है, जो हमारे ब्लड का पीएच है, उसको आइडेंटिफाई करें, राइट। ओके, तो अब प्रोसीजर क्या है इसका, मतलब एक चीज तो स्टेप वाइज होती है ना, तो अब क्या क्या चीज करो। तो बड़ा सिंपल सा हमको समझना है, तो हमको जब आर्टीरियल ब्लड का गैस का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले तो हमको आर्टीरियल ब्लड को कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहली बात तो आती है कलेक्शन ऑफ ब्लड, और वो भी एक आर्टरी के अंदर से करना। तो मोस्ट कॉमनली वी प्रेफर द रेडियल आर्टरी, राइट। रेडियल आर्टरी हमारे थंब साइड पे रहती है, रेडियस के हेड के अगेंस्ट में पाल्पेट होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो रेडियल आर्टरी है वहां से हमको ब्लड रिमूव करना है। हमने ब्लड ले लिया, ब्लड को लेने के बाद हमको क्या करना है, एक एबीजी की मशीन आती है, ठीक है, उस मशीन के अंदर उस ब्लड को डाल दें, राइट। अब क्या करेगा, जो मशीन है सब कुछ एनालाइज करके हमको क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर अलग अलग वैल्यूज लिखी होगी, जैसे कि पीएच की वैल्यू लिखी होगी, हमारे पीएओ2 की वैल्यू लिखी होगी, हमारे पीएससीओ2 की वैल्यू लिखी होगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखी होगी। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, इन वैल्यूज को देखते हुए हमें इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब पीएच का क्या मतलब निकलेगा, पीएससीओ2 का क्या मतलब निकलेगा, पीएओ2 का क्या मतलब निकलेगा, मतलब ये सब चीजें हमको करना है। तो क्या पूरा प्रोसीजर हो गया, जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, पहले तो जो रेडियल आर्टरी है उसके अंदर से ब्लड लेगा, फिर उसको मशीन के अंदर डालेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, मशीन वाला पार्ट है, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमें इंपॉर्टेंस क्या आएगा, हमें जब एबीजी की रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाएगी, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेम चीज लिख ली हुई है। सबसे पहले हमें रेडियल आर्टरी जो है हमारी रिस्ट के पास में प्रेजेंट होती है, वहां से हमको ब्लड कलेक्ट करना है, और फिर हमको क्या देखना है, हमको ऑक्सीजन के लेवल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स देखना है, और उससे फिर में हम इंटरप्रेट करेंगे, जो भी चीज हमको इंटरप्रेट करना है हम आगे देखेंगे, राइट। और ये मेजरली मतलब मोस्ट कॉमनली हम जब रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करा, आपने आर्टिकल ब्लड गैस किया था, आपने उसको रन करा, अब आपके पास रिजल्ट भी आ गए। ठीक है, तो हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट हमको तीन इंपॉर्टेंट क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती है, मतलब हम किस किस चीज के लिए हम कर। तो पहली चीज तो हो गई कि हमारे लंग्स जो है क्या उनको इनफ ऑक्सीजन मिल रहा है या भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो मेरे लंग्स है वो इंस्पायर ढंग से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो पहला पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। दूसरा पॉइंट मुझे क्या मिल पाएगा कि मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे अमाउंट में बनती है, राइट। तो हमको क्या पता है, बॉडी के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रखूंगा ना, उसको तो रिमूव करना पड़ेगा बाहर। तो जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेरे लंग्स ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो दो चीज तो लंग्स से रिलेटेड हो गई। कौन कौन सी हो गई, पहली चीज इन्वायरमेंट में जितना भी ऑक्सीजन है उसको मेरे लंग्स कितना बेटर तरीके से इनहेल कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज जो मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको क्या मेरे लंग्स ढंग से रिमूव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऑक्सीजन इंटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सहेलेशन हो रहा है वो कितना बेटर तरीके से हो रहा है। तो ये दोनों चीजें तो क्या हो गई, हमारी जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन हो गया, राइट। बट लास्ट में हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किडनी आर वर्किंग प्रॉपरली, मतलब किडनी ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी हम एबीजी की रिपोर्ट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन आता है, चलो रेस्पिरेटरी का तो सर समझ में आता है, ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन सिस्टम संभालता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम संभालता है, बट किडनी का क्या लेना देना है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे किडनी का क्या लेना देना है।
बट हमको इतना याद रखना है, ये 3 चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑक्सीजन हमारा लंग्स ले पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और तीसरा, क्या जो हमारी किडनी से वो ढंग से प्रॉपरली वर्क कर रही है या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं यूजेस की, मतलब सर क्या क्या यूज हो सकते हैं एबीजी के, मैं क्यों एबीजी कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है जो मेडिकल पार्ट, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर इसको रन कर सकते हैं, जिससे हमको आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगा। और दूसरा पार्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमको कहाँ इंपॉर्टेंट। तो पहले देखते हैं मेडिकल में, मतलब कौन कौन सी हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। तो जितने भी आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस के नाम आते हैं, जितने भी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस के नाम आते हैं, वो सारे डिसीजेस के अंदर हमको एबीजी रन करना पड़ता है। जितनी भी आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके नाम आप लिख दो, उन सब के अंदर भी हमको एबीजी का एनालिसिस करना पड़ता है। और जितने भी पेशेंट हमारे आईसीयू के अंदर भर्ती रहेंगे, मतलब आईसीयू के अंदर एडमिट है, उन सब के अंदर भी एबीजी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार नाम देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लंग फेलियर डेफिनेटली सेम चीज है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है हमारा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव डिसीजेस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है हमारा, शॉक हो सकता है हमारा, निमोनिया हो सकता है। ये सारे नाम लिखे, आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, ये तो हो गई मेरे मेडिकल फील्ड वालों की बात की, यार मेडिकल में कौन कौन सी डिसीज आइडेंटिफाई करूँ। अब आप बोलोगे यार मैं तो आइडेंटिफाई करने नहीं वाला ना, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं हो जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो ये तो आपका ऐसा है कि ठीक है आपको पता होना चाहिए, वो बात होगी। बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको कहाँ पे वो काम है। तो पहले स्टूडेंट की बात करते हैं, तो 2 जगहों पे डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर 10 या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कोई एग्जाम में आता है। दूसरा पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हमारी कोई मास्टर्स लेवल की एग्जामिनेशन होती है, या तो मास्टर्स लेवल या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम, एबीटी के अंदर से डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन बनते, डेफिनेटली बनते। इस बार निर्तार के एग्जाम में भी एक आया, क्वेश्चन आया था। अभी जो पीजीपी सीटीवी महाराष्ट्र के, उसके अंदर भी क्वेश्चन आए, इसलिए इम्पोर्टेंट। अब बात आती है थोड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट की, यार फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिकल प्रैक्टिस में कहाँ मदद मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, हम आईसीयू के अंदर जाते हैं, राइट। हमको कोई पेशेंट है, पेशेंट की फाइल मिलती है, पेशेंट की फाइल को हम इस तरीके से पलटाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकली हुई है, बट हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पाता है कि हम उसको इंटरप्रेट कर पाए कि वो क्या चीजें लिखी हुई, राइट। तो पहली बात तो वहां पे ह्यूमिलेशन का हमको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी हमें इंटरप्रिटेशन आएगा भी का, तो वो वाले पॉइंट से हम बच जाए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, जो भी टॉप नॉच कार्डिक फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, जो भी टॉप नॉच कार्डिक फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो एक्सरसाइज एबीजी रिपोर्ट देखने के बिना नहीं बनाते, मतलब या फिर करवाते। क्या मैंने बोला, जो टॉप नॉच के फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो कभी भी आईसीयू के अंदर एबीजी रिपोर्ट देखे बिना कभी भी पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं कराते। और ऐसा क्यों नहीं कराते, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड में कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है हमारे ब्लड में, वो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में मदद मिलेगा कि उसको किस तरीके की एक्सरसाइज कराना है पेशेंट। कभी आपने एबीजी रिपोर्ट नहीं देखी और आपने गलत तरीके से एक्सरसाइज करे, तो पेशेंट की बात लग सकती है, मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए भी एबीजी की रिपोर्ट हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट चीज होती है फ्लेक्स करना, कि यार मेरे को आता है तो मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हो गए हमारे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमको क्यों पढ़ने की जरूरत। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो मास्टर्स लेवल में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एज वी प्रोमिस्ड हमको देखना पड़ेगा कि एसिड बेस बैलेंस होता क्या है बॉडी में। क्या मिला, एसिड बेस बैलेंस होता क्या है। अब हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा मसल मस्कुलर सिस्टम है, राइट। तो क्या होता है, बहुत सारे टाइप के एसिड जो होते हैं कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, एसिड बनते रह रहे हैं। कभी इस एसिड को काउंटर बैलेंस नहीं करा गया, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कभी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो सब शट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जितना हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स बनते हैं, उतना ही क्या करना है, हमको बेसिस बनाने। ठीक है, जितना एसिड्स बनते हैं उतने ही हमको बेसिस बनाने, तो एसिड और बेस के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा। और जो बैलेंस क्या है, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जितना एसिड बना उतना बेस बनाऊंगा, एक बैलेंस बना रहेगा, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन से सही चलते रहे। ये तो नॉर्मल बात होगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, कभी एसिड का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ गया और बेस का प्रोडक्शन कम हो गया, तो क्या होगा, एसिड बेस के बीच में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। और जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस, वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, राइट। सेम चीज यहाँ पे हमने लिख रखी है, acid base balance is very important for the homeostasis of the body and almost all the physiological activity.
अब हम बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे, इतना ज्यादा जो एसिड है हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली बन रहा है, राइट? तो डेफिनेटली बेस भी बन रहा है। तो एक नॉर्मल वैल्यूज होगी ना हमारे पास कि हमारी बॉडी के अंदर कितना एसिड बेस है, ठीक है? तो जनरली इसको बोला गया है 7.35 से लेके वो 7.45 के बीच में रहता है। इस पर्टिकुलर चीज को अभी हम समझेंगे, बट हमको इतना याद रखना है जितना बॉडी के अंदर एसिड बन रहा है उतना ही बेस बनना है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जितनी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो मस्त तरीके से काम करते रहेंगे। और कभी ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो शट डाउन होने लगेंगे। अब हमारे पास एक टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम पीएच बोलते हैं, राइट? तो पहले पीएच जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं हम उसको? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कितना कंसेंट्रेशन है उसी को हम पीएच बोलते हैं। बट अब आप इमेजिन करो, बार बार मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं उसको बोलूंगा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करा, इसका एक दूसरा नाम डिवाइस करा गया जिसको हम पीएच बोलते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और जो पीएच होते हैं वो सेम चीजें होती है, ठीक है? बट जो हम जनरली यूज करते हैं उसको हम पीएच को यूज करते हैं, ठीक है? अब हमको ना एक रिलेशनशिप देखना है पीएच के बीच में और जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होते हैं उसके बीच। क्या देखना है हमको? हमको एक रिलेशनशिप देखना है पीएच के बीच में और जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है उसके बीच में। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला निकलता है? पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/H+। अब कभी आपको ये इक्वेशन याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा अच्छी बात। बट कभी आपको ये इक्वेशन याद नहीं भी होती है तो हमें से सिर्फ एक रिलेशनशिप याद करना। क्या वो रिलेशनशिप हो सकती है हमारा? pH is inversely proportional to hydrogen ion। क्या मैं बोल रहा हूँ? pH is inversely proportional to hydrogen ion। और inversely proportional का मतलब क्या होगा? जब जब मेरा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, जब जब जो मेरा pH होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या मैंने बोला? जब जब हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है इंक्रीज होगा तब तब हमारा pH डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर एंड जब जब हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा तब तब हमारा pH जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इनवर्स रिलेशनशिप है, हमको ये वाला पॉइंट याद रखना है। कभी हम ये वाला पॉइंट याद रखेंगे तो आगे जब इंटरप्रिटेशन हम करेंगे तो बहुत हमको फायदा मिलेगा। क्या मैंने बोला था? पीएच और जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है उनके बीच में क्या है? उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ये पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है। कभी हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो कभी डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? हाँ, कभी हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट? और कभी हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? जो हमारा पीएच है डिक्रीज हो जाएगा। मतलब बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी हमने क्या क्या बात कर ली है शुरू से? सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने बता दिया कि आर्टिकल ब्लड गैसेस क्या होती है और उनका इंटरप्रिटेशन करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा हमको 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। पहले हमको ये पता चलेगा क्या हमारे लंग्स इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इंटेक कर पा रहे, इनफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर पा रहे, और थर्ड कि ये क्या हमारी जो किडनीज है वो ढंग से वर्क कर रही है नहीं कर रही। फिर हमने जब यूजर्स की बात करी तो यूजर्स में हमने देखा एक मेडिकल यूजर्स हो सकते हैं हमारे पास और एक जो स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने देखी। फिर हमने देखा एसिड और बेस का बैलेंस क्या रहता है, तो हमने बोल दिया जितना एसिड बनेगा उतना ही बेस बनेगा, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएंगी दोनों चीजें और जितनी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के वो ढंग तरीके से या फिर सही तरीके से काम कर पाएंगे। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म देखा जिसको हमने पीएच बोला। पीएच का ही मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और इन दोनों के बीच में मतलब पीएच एंड हाइड्रोजन के जो आयन्स होते हैं उसके बीच में हमने क्या करा? उसके बीच में हमने एक रिलेशनशिप फॉर्म करा और वो रिलेशनशिप क्या था? वो इनवर्स रिलेशनशिप था। इसका मतलब कभी हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो हमारा पीएच इंक्रीज हो जाएगा, और कभी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो पीएच जो इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप। अब हमको एक और पॉइंट समझना पड़ेगा कि हम जो एसिड और बेस का स्टेटस है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? क्या हम बोल रहे हैं? अब हमने इतनी बात कर ली एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस के बाद हमने पीएच देख लिया, बट हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि एसिड और जो बेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो डेफिनेटली 2 मेथड हो सकती है। पहली मेथड हो सकती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी मेथड हो सकती है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो थी वो पहले बहुत ज्यादा यूज में आती थी जब साइंस इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ। तो जब क्या होता था कि बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी जिसके अंदर हम क्या था ब्लड को इंजेक्ट करते थे और फिर वो एसिड और बेस का स्टेटस पता लगाते। तो उसमें 2 फ्लॉज थे। पहला फ्लॉ तो ये था
ये वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आती थी, और दूसरा था वो इतना एक्यूरेसी के साथ हमारे एसिड और बेस का स्टेटस नहीं बता पाता। तो क्या हुआ, इसके लिए साइंटिस्ट ने काम करा और उन्होंने क्या करा, एक नई मेथड को निकाला, उसको हमने क्या बोला, इनडायरेक्ट मेथड, और एक इक्वेशन बनाई गई। उस इक्वेशन का नाम क्या बोला उन्होंने, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन। क्या बोला उन्होंने, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन याद करना है। कभी याद होती है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या मेरे पेशेंट को पीएच में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और एसिड बेस की स्टेटस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो क्या इसमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास, ये है हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन। और क्यों लगाई जा रही है, ये डिटरमाइन करने के लिए लगाई जा रही है एसिड और बेस का जो स्टेटस है हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या इक्वेशन है, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग HCO3 अपॉन CO2। टफ इक्वेशन है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसा क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये पहले ही हमारी मशीन लगा चुकी है। उसी के बाद क्या करेगी, आपको जब वो स्लिप देगा जिसके ऊपर आपके अलग अलग वैल्यूज लिखी होंगी एबीजी की, जब आपको आइडेंटिफिकेशन करने को मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन से हमको सिर्फ एक रिलेशनशिप याद करना है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा। तो क्या रिलेशनशिप बनती है, हमारा पी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 अपॉन PaCO2। हाँ, क्या हो गया हमारी रिलेशनशिप, पीएच इज इक्वल पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। ठीक है, तो अब हमारे पास अब एक और नया टर्म आ गया जो गया HCO3। तो पहले HCO3 का मतलब क्या होता है, तो HCO3 स्टैंड्स फॉर बाइकार्बोनेट। क्या होता है, HCO3 स्टैंड्स फॉर बाइकार्बोनेट। तो कभी हमारे ब्लड के अंदर HCO3 का जो लेवल है वो बढ़ने लगा, तो क्या होगा, जो हमारा पीएच है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और कभी हमारी बॉडी के अंदर HCO3 था वो डिक्रीज होने लगा, तो क्या होगा, जो पीएच है वो भी डिक्रीज होने लग जाएगा। ऑन द अदर एंड पीएच और जो हमारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये वाले जो हमको रिलेशनशिप है ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला रिलेशनशिप हमने क्या देखा था, पीएच का और हाइड्रोजन जो आयन कंसंट्रेशन उसके बीच में, वो भी इनवर्स रिलेशनशिप था। फिर हमने देखा पीएच एंड बाइकार्बोनेट के बीच में, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप था। और पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा जो कि इनवर्स रिलेशनशिप था। वो कौन सा रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप। अब हमने देख लिया कि भैया एंडरसन जो हेजल बेस्ड इक्वेशन वो क्या होती है। ठीक है, अब कभी मैं मानता हूँ इस रेशो में मेरे को जब भी हम ये फॉर्मूला लिख लेगा तो ये रेशो डेफिनेटली अल्टर मिलेगा डिसीज कंडीशन में। तो हमको ना जो हमारा पीएच है उसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स मिलेगी, वो अभी हम आगे देखते हैं वो क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स। अच्छा, अभी हमने कितनी सारी चीजें देखी, हमने टफ टफ पार्ट हमने देख लिया है, इसके बाद सब सिंपल आने वाला। ठीक है, तो अभी हम टफ पे चल रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हमने देखी, पहले हमने देखा एसिड और बेस होता क्या है, तो हमने बोला एसिड जितना बनेगा उतना बेस बनेगा, बैलेंस आउट हो जाएगा बढ़िया तरीके से, जितने भी फिजियोलॉजिकल मेरी एक्टिविटीज है वो सब काम करेंगी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि डिटरमाइन कैसे करूंगा मैं, तो डिटरमाइन करने के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन बताई, मैंने बताया हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन, जिसके अंदर पीएच और बाइकार्बोनेट एंड पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमको पता चलता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था हमारा कि पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इतनी हमने बात कर ली, तो हमें जो लास्ट टॉपिक बचा हमारा क्या बचा, हमको रेगुलेशन देखना है। मतलब जो एसिड और बेसिस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनका रेगुलेशन कैसे होता है। पहले हमने क्या बोला था, एसिड बढ़ेगा तो बेस भी बढ़ेगा, एसिड कम होगा तो बेस भी कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये बढ़ कैसे रहा, ठीक है, मतलब ये मैचिंग कैसे हो रहा है, वो हमारा रेगुलेशन के अंदर आता है। तो क्या करा, गॉड बहुत समझदार बनता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, तीन तरीके के मैकेनिज्म बनाए। जब वो हमारी बॉडी को फॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने तीन तरीके के मैकेनिज्म बनाए, जिससे क्या होता है, जो हमारा एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है वो सही तरीके से बना रहे। तो कौन कौन से वो मैकेनिज्म हो गए, तो पहला मैकेनिज्म है ब्लड बफर सिस्टम। कौन सा मैकेनिज्म है, वो है ब्लड बफर सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा है हमारे पास, है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला या फिर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो कुछ याद रहे या ना रहे, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को याद रखना ही रखना है। क्या बोल रहा हूँ, और कोई सा सिस्टम याद रहे ना रहे, पर हमको रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो याद रहना ही पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप कभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है तो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंवॉल्व रहता है। कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं तो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत ज्यादा इंवॉल्व रहता है। हाई एल्टीट्यूड पे एक्सरसाइज कर रहा है बंदा तो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लो एल्टीट्यूड या फिर सी में काम कर रहा है तो भी रहता है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे एसिड और बेस के बैलेंस को नॉर्मलाइज करता है वो पता होना जरूरी है।
और थर्ड कौन सा हो गया, रीनल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म हो गया, रीनल मैकेनिज्म। तो पहला देखते हैं ब्लड बफर सिस्टम। तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है हमको, बट इतना सा नाम याद रखना है हमको, तीन चीजों से हो सकता है। पहला बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है, दूसरा फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है, और थर्ड हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम होता है। ये एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी आपको नॉलेज वाइज चाहिए तो आप नॉलेज वाइज बुक्स में से पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, जो कि हम अगले साइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और थर्ड हमारे पास बचता है रीनल मैकेनिज्म। राइट, इसका मतलब ये समझ में आता है हमको, जो एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है वो हमारी किडनी, मतलब जो रीनल मैकेनिज्म डेफिनेटली वो किडनी से ऑपरेट कर रहा है ना, तो जो किडनीज है वो इसको कराती है। अब वो कैसे कराती है, तो दो पॉइंट यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिख रखे हैं। पहला तो ये बोला हुआ है एक्सक्रीशन ऑफ H+, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और मैंने आपको अभी पहले बताया था, कभी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मतलब H+ का हमारे पीएच से कैसा रिलेशनशिप है, बताया था ना मैंने। क्या मैंने बताया था, पीएच का इनवर्स रिलेशनशिप है हमारे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीनल मैकेनिज्म में वो एक्सक्रीशन करता है हाइड्रोजन आयन का। एक्सक्रीशन मतलब हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, जो कंटेंट है ब्लड के अंदर वो कम हो गया, तो क्या होगा, पीएच बढ़ने लगेगा हमारा। ठीक है, तो पीएच बढ़ाने में मदद करा रीनल मैकेनिज्म ने। पहली चीज ये हो गई, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3। मतलब HCO3 को वो यूरिनेशन में जाने नहीं देगा, वो क्या करेगा, HCO3 को बार बार रीएब्जॉर्ब करेगा, मतलब बॉडी के अंदर रिटेन करके रखेगा। और मैंने आपको क्या बताया था, पीएच का HCO3 के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब कभी जो हमारे रीनल मैकेनिज्म है या फिर जो हमारे किडनीज है, वो हमारे हाइड्रोजन आयन मतलब हमारे जो बाइकार्बोनेट्स है उनको यूरिनेशन में नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब HCO3 का लेवल बढ़ रहा है, और इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब जो पीएच है उसका लेवल भी बढ़ेगा। तो जो दोनों मैकेनिज्म है, मतलब कि वो हाइड्रोजन आयन जो है उनको एक्सक्रीट कर रहा है, और जो HCO3 है उसको रिटेन करके रख रहा है, दोनों ही क्या करते हैं, हमारे पीएच को इंक्रीज करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमको याद रहना चाहिए। अब हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि रीनल मतलब हमारी किडनी ढंग से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही, वो भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एबीजे एनालिसिस। तो अब आप समझ गए क्या उसका और इसका रिलेशनशिप है, क्योंकि जो हमारे रीनल मतलब हमारी जो किडनीज रहती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट कर देती है, और HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट्स को रीअब्सॉर्ब करके रखती है, और इसकी वजह से वो एसिड और जो बेस है उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखती है। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म हो गए। कौन कौन से हो गए, ब्लड बफर सिस्टम फर्स्ट मेरे पास, ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगली साइड में हम इसी को ढंग से समझेंगे। और थर्ड होता है हमारे पास रीनल मैकेनिज्म, जो भी हम समझ चुके भाई हाइड्रोजन आयन और जो बाइकार्बोनेट है उनसे किस तरीके से जो है एसिड और जो बेस बैलेंस है हमारा वो मेंटेन रहता है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम ये रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। किसको समझेंगे, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहले तो हमको ये पता नहीं थी कि मेरे जो लंग्स है वो काम क्या करते हैं, मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेरे लंग्स का। तो किसी को भी मैं फर्स्ट ईयर के बच्चे को पूछूंगा तो वो बता देगा क्या करते हैं लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर बनता है, मतलब हमारे जितने भी टिश्यूज है वो सब वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद वो CO2 को बाय प्रोडक्ट जैसा बनाते हैं। ठीक है, तो CO2 को क्या होता है हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे लंग्स का फंक्शन होता है। ठीक है, इसी फंक्शन के आसपास हमारा रेगुलेशन टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है, एक इक्वेशन हमको देखना है। ठीक है, इक्वेशन बड़ी सिंपल है, एक कहानी जिससे हम इसको समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने बहुत काम करा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, तो क्या हुआ, मेरी मसल्स ने लास्ट में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, सब चीज मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज से मेरे ब्लड के अंदर आ गया, तो ब्लड के अंदर एंटर हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ब्लड के अंदर हमारे जो वाटर का मॉलिक्यूल है उससे कंबाइन कर जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो था वो और जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद उन्होंने क्या, एक हमारे पास मॉलिक्यूल बनाया, उसका नाम क्या बोला, H2CO3। एक कंपाउंड बनाया उसका नाम था H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो क्या हुआ, जो भी हमारे टिश्यूज थे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते, कार्बन डाइऑक्साइड को अब क्या करते हैं, उन्होंने आर्टरीज के अंदर डाल दिया या फिर वेन्स के अंदर डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा, जो हमारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उससे कंबाइन करा और एक नया कंपाउंड बनाया। उस नए कंपाउंड का नाम है H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। अब होना ये चीज था, कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, अब ब्लड में ट्रेवल करता करता हमारे क्या होगा, हमारे लंग्स के पास जाएगा। बट कार्बोनिक जो एसिड होता है ना, बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड। क्या मैं बोल रहा हूँ, कार्बोनिक एसिड जो होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए वो क्या करता है, इमीडिएटली कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली फॉर्म होने के बाद क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयंस के अंदर और हमारे बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना, इसके बिना हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए हाइड्रोजन आयंस प्लस हमारे बाइकार्बोनेट आयन के अंदर वो स्प्लिट हो गए। अब क्या होगा, मेरे एग्जांपल मानता हूँ यहाँ पे कहीं पे क्या हुआ कि HCO3 बना, तो यहाँ पे कहीं पे HCO3 बना मेरे ब्लड के अंदर, अब वो ट्रेवल करता 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 मेरे लंग्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट मेरे लंग्स पे आया, ठीक है, बाइकार्बोनेट मेरे लंग्स पे आ गया, बट अब मैं बाइकार्बोनेट को एक्सेल आउट नहीं कर सकता ना। कभी आपने सुना है कि मेरी किसी की बॉडी ने बाइकार्बोनेट को एक्सेल आउट करा? तो ऐसा नहीं होता, बट ट्रेवल HCO3 के फॉर्म में करा, ठीक है। तो HCO3 क्या करा, लंग्स के पास पहुंच गया। अब लंग्स पे जाने के बाद हमको रिमूव तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करना है ना, तो हमको वापस से अब HCO3 से कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो कैसे बनाएंगे, जो मेरे पास बाइकार्बोनेट आयन मेरे लंग्स के पास पहुंचा, उसने वहां पे क्या करा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पकड़ा और उसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया। बाइकार्बोनेट जो आयन था वो पहुंच चुका था मेरे लंग्स के पास में, लंग्स के पास पहुंचने के बाद उसने क्या करा, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स थे मेरे, उनके साथ कंबाइन करा और एक कंपाउंड बनाया। नाम हुआ उस कंपाउंड का कार्बोनिक एसिड, H2CO3। अब H2CO3 डेफिनेटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, तो उससे बना हमारा CO2 प्लस वाटर बना। अब हमको एक्सपेल आउट भी तो CO2 ही करना है ना, तो अब क्या करेगा जो बंदा, CO2 लंग्स पे आ चुका है और वो एक्सेल कर देगा। एक्सेल कर दिया तो सारा का सारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम समझ चुके हमारा जो टिश्यू है वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। फिर वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, हाइड्रोजन आयन और जो हमारा HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब बाइकार्बोनेट जो है ट्रेवल करता करता चलेगा, लंग्स पे पहुंच गया, वापिस से क्या करा, बाइकार्बोनेट आयन ने हाइड्रोजन आयन से कॉम्बिनेशन करा, बनाया कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो था वो वापिस से डिवाइड हुआ। साथ में एक तो हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या बना, वाटर। तो वाटर तो भाई जो भी होना है वो होता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, जो हमारे लंग्स होंगे बाहर रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, पहला एमसीक्यू तो ये बन सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ब्लड में ट्रेवल करता है, तो क्या बोल देंगे, बाइकार्बोनेट। एक और पॉइंट से समझ में आता है, यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था उससे हमारा जो है बाइकार्बोनेट बना। क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कार्बन डाइऑक्साइड से मेरा जो है बाइकार्बोनेट बना। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, जो है ना हमारा बाइकार्बोनेट है, हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो HCO3 इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे अभी हमको काम आएगा, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट एक बात देख लेते हैं, व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीजेस। हाँ, अब क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही, तो जब ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो डेफिनेटली ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन था वो भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इस इक्वेशन से देखना है, ज्यादा हाइड्रोजन आयन, राइट, ये हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमको है ना पल्मोनरी हाइपर वेंटिलेशन में जाना पड़ता है। काय में जाना पड़ता है, पल्मोनरी हाइपर वेंटिलेशन में, क्योंकि हमको डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा सांस लेंगे और ज्यादा सांस छोड़ेंगे। तो जब हम ज्यादा सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गया वो क्या करेगा, बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एक वापिस से एक बैलेंस बनने लगेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को समझना बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इस इक्वेशन को याद करके हमको दो चीजें समझ में ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता जरूर है बट ट्रेवल वो हमारे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करता है, और वापिस से हमको रिमूव करना होता है हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और एक और हमको रिलेशनशिप पता चला, जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के एक फॉर्म है। क्या मैंने बोला, जो बाइकार्बोनेट है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हमने अभी देखी ना, ये हमारे इंटरप्रिटेशन में हमको मदद करने वाली है, इसीलिए इतना डिटेल में चीजों को देख रहे हैं। ओके, तो एक बार वापस देख लेते हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, उसके बाद फिर हमने इंटरप्रिटेशन वाली जो चीजें उन पे आते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेटली डेफिनेशन देखा था, उसके बाद फिर हमने देखा था तीन इंपॉर्टेंट चीजें कि एबीजी करने से क्या क्या फायदे। तो हमने बोला पहले तो ऑक्सीजन ढंग से आ पा रहा है या नहीं पा रहा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो रिमूव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दोनों लंग के फंक्शन हो गए। तीसरा हो गया किडनी का फंक्शन, और किडनी कैसे एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट कर दिए, हमको पता है हाइड्रोजन आयंस को और जो बाइकार्बोनेट आयंस है उनको हमारी किडनी रेगुलेट करती है। फिर हमने यूजर्स देखे, फिर हमने थोड़ा सा एसिड और बेस के बीच में जो बैलेंस होता है वो देख लिया, फिर हमने पीएच देख लिया, और जो हाइड्रोजन आयन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप अभी हमको याद रखना है क्या क्या हो गया, जो हाइड्रोजन आयन और पीएच के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है,
तो कभी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो मैं बोलूंगा पीएच मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वाइस वर्सा। फिर हमने बात करी एसिड जो बेस है उसका स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो डायरेक्ट मेथड आजकल यूज नहीं होती है। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमको एक इक्वेशन पता चली, उसका नाम था हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन। उससे भी हमने एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करा। क्या रिलेशनशिप था वो? पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3, ठीक है, एंड पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है उसका। फिर हमने जनरल एक रेगुलेशन देख लिया, तो ब्लड बफर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है, और लास्ट में हमारा रीनल मैकेनिज्म होता है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हमने देख लिया किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और वापस से बाइकार्बोनेट जो होते हैं हमारे वाटर के अंदर, मतलब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। अब हमको देखना है कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिल पाती हैं। okay. अब क्या होता है जब भी हमको, अब जितनी भी हमने बात करी अभी वो सब क्या था, वो फिजियोलॉजी का पार्ट था, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी बात करी वो सब फिजियोलॉजी का पार्ट था। तो जब हमको कोई रिपोर्ट मिलेगी एबीजी की तो उसमें वो सब चीजें नहीं लिखी होगी डेफिनेटली, बट जो अब हम पढ़ने वाले, मतलब जो हम मेन चीज अभी पढ़ने वाले, उसके लिए हमको वो इंफॉर्मेशन जरूरी थी, ठीक है। तो वो मुझे लगता है ज्यादा टफ पार्ट था। अब जो आने वाला है वो बहुत सिंपल पार्ट, ठीक है। तो जितना बेटर तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा टाइम तक आपके ब्रेन में रहेगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या क्या करना है ना, अभी हमको जो जो यूनिट्स लिखी होती है, यूनिट्स मतलब जो जो मेजरमेंट्स लिखे होते हैं हमारे एबीजी रिपोर्ट में, वो हमको समझने की वो क्या होता है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले एक वर्ड लिखा होता है पीएच, तो पहले हम पीएच समझेंगे, पीएच क्या होता है। उसके बाद फिर हम दूसरा समझेंगे कि PaO2 क्या होता है, फिर PaCO2 क्या होता है, और फिर बाइकार्बोनेट्स क्या होता है। तो चार इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको समझना है कि वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास पॉइंट आता है, वो है मेरे पास ओके। तो सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट आता है ना, सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट आता है, सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट आता है वो आता है मेरा पीएच, ठीक है। अब इतनी बार हमने पीएच की बात कर ली है तो हमको पता चल गया पीएच काय के लिए स्टैंड करता है। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। काय के लिए करता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसको एक और चीज क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और रिलेशनशिप मैंने क्या बताया था? पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब यार मैं पीएच को क्यों आइडेंटिफाई करूं? मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन करने से मेरे कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। तो क्या फायदा है? ये हमारे जो ब्लड के अंदर क्या एसिडिटी हो रही है या फिर बेसिसिटी हो रही है, मतलब हमारे ब्लड में क्या एसिड का एक्यूमुलेशन ज्यादा बढ़ते आ रहा है या फिर बेसिस का एक्यूमुलेशन ज्यादा बढ़ते आ रहा है, फिर कम होते आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो क्या काम है पीएच का? पीएच मेजर्स क्या करता है? एसिडिटी और जो बेसिसिटी होता है ब्लड का, उसको मेजर करता है। अभी समझते हैं एसिडिटी कब बोलेंगे, बेसिसिटी कब बोलेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पीएच है ना, उसका कुछ ना कुछ नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। जो हमारा पीएच है उसका कोई ना कोई नॉर्मल वैल्यू। अभी एग्जांपल मानते कुछ भी नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, तो ये रेंज है, ठीक है। तो कभी भी मेरा जो पीएच है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से नीचे हो गया, क्या मैं बोल रहा हूँ, कभी भी मेरा जो पीएच है वो नॉर्मल वैल्यू से नीचे हो गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मेरा जो ब्लड है वो एसिडिटी में जा रहा है या फिर एसिडोसिस में जा रहा है। वापिस से, कभी मेरा जो पीएच है वो नॉर्मल वैल्यू से नीचे आता है कभी भी मेरा पीएच नॉर्मल वैल्यू से नीचे आता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं एसिडोसिस बोलूंगा, ठीक है। ऑन द अदर एंड, कभी मेरा पीएच जो है नॉर्मल वैल्यू से ऊपर आता है, या उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ऊपर आती है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको बेसिसिटी होती आ रही, बेसिसिटी होती आ रही। बट अगर बेसिसिटी में बोलता हूँ तो क्या इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए एक और नया टर्म निकाला गया, उसको क्या बोला, एल्काइलोसिस। तो क्या समझ में आ गया हमको? बेसिसिटी और जो एल्काइलोसिस होता है वो सेम सेम है, ठीक है। बस मतलब बेसिकली नाम सेम है, बट ज्यादातर अभी एल्काइलोसिस यूज में आता है। तो क्यों पीएच देखा? पीएच देखा इसलिए जिससे कि एसिडिटी हो रहा है ब्लड के अंदर या फिर बेसिसिटी हो रहा है वो आइडेंटिफाई पाए। अब कब बोलेंगे एसिडोसिस हो रहा है, कब बोलेंगे मतलब बेसिसिटी या फिर एल्काइलोसिस हो रहा है, तो नॉर्मल वैल्यूज है। कभी जो भी नॉर्मल वैल्यू है पीएच की, अभी आगे देखेंगे, तो जो भी नॉर्मल वैल्यूज है अभी उससे नीचे हमारे रीडिंग्स आती है पीएच की, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ब्लड है वो एसिडोसिस के अंदर जा रहा है। और ऑन द अदर एंड, कभी हमारा जो है पीएच का वैल्यू हमारी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो एल्काइलोसिस में आ रहा है। तो हम बेसिक पहली चीज समझ गए पीएच क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे पॉइंट्स याद करते हुए चलेंगे। दूसरा टर्म है हमारे पास PaO2। क्या है हमारे पास टर्म? PaO2। तो PO2 काय के लिए स्टैंड करता है? PO2 स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो Pa को भी साइड में रखते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया। तो PaO2 काय के लिए स्टैंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या, PaCO2। अब दोनों ही टर्म्स के अंदर हमको एक चीज समझ में आ रही है, कॉमन मिल रहा है, पार्शियल प्रेशर।
क्या आ रहा है? पार्शियल प्रेशर। तो पहले समझते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो हमको पता है जो आर्टीरियल ब्लड होता है, एग्जाम्पल मानते हैं मेरी आर्टरी है, इसके अंदर से मैंने ब्लड रिमूव करा है, तो उस आर्टरी के अंदर हमको बहुत सारी तरह की गैसेज मिलती है। दो मेजर गैसेस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो कितना अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप कर रही है ब्लड के अंदर, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैं बोल रहा हूँ? आर्टीरियल ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर अलग अलग तरह की गैसेस है। एग्जाम्पल मानता हूँ ऑक्सीजन है, राइट। तो ऑक्सीजन जो मेरी गैस है वो ब्लड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप करती है उसको मैं बोलता हूँ पीएओ। और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर कितना ज्यादा टेंशन डेवलप करती है उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं बोलता हूँ PaCO2। तो वेरी सिंपल, PaO2 एंड PaCO2। अच्छा, अब ये तो हमने बेसिक चीज देखी। तो जो लंग्स का काम है वो कितना बेटर तरीके से हो रहा है वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? वो हमको बताएगा हमारा PaO2 जो है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है, वो हमको बताएगा। ऑन द अदर हैंड अब ये PaCO2 क्या करेगा? तो ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा? अब ये बताएगा हमारे जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कितनी बेटर तरीके से बाहर रिमूव कर पा रहे। क्या मैंने बोला? अब ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के पास पहुंचा, अब लंग्स कितनी बेटर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर पा रहे, ये चीज कौन बताएगा? ये हमारे बताएगा PaCO। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म देखी, कौन कौन सी देखी? पहली टर्म थी हमारे पास पहली टर्म थी हमारे पास पीएच, दूसरा टर्म था हमारे पास PaO2 और थर्ड टर्म था हमारे पास PaCO2। बेसिक बेसिक चीजें हमने देखी। अब हमारे पास एक और चीज आती है, इसको हमने बोला कि ये है हमारा सर बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? HCO3। याद रखना है बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू HCO3। अब डेफिनेटली बाइकार्बोनेट का तो लेवल ही चेक करेंगे ना, तो अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट अपन चेक कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई थी, बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक फॉर्म होता है। क्या मैंने बताया था? बाइकार्बोनेट जो होते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म होते हैं। तो हमको ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना है। क्या हमको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है? बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म होता है, ठीक है। हमने बेसिक बेसिक चीजें देखी और लास्ट में हम एक और चीज देख लेते हैं, SpO2। कभी हम इसको एबीजी के प्रोस्पेक्ट से देखें तो इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ये हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट। तो SpO2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्या होता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो हमको पता है हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसीज है, आरबीसीज के साथ हमारे पास हीमोग्लोबिन है। अब जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के या फिर एसोसिएटेड होकर ट्रैवल करता है, राइट। तो ऑक्सीजन जो कितना बेटर तरीके से हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो पा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं। अब जैसे मेरे पास स्मार्ट वॉच है, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्ट बैंड्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास ये यूनिट होती है। क्या होता है? SpO2 बता दो, SpO2 बता दो, राइट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हो सकती है जब हम कोविड के केसेस हमने देखे, जब कोरोना काल चल रहा था, जब क्या हुआ हर बंदे का हम बोल रहे थे कि SpO2 90 के नीचे चले गया, 80 के नीचे चले गया। तो फिर हम क्या करते थे कि हमको पता है ऑक्सीजन जो है ढंग से सेचुरेट नहीं हो पा रही है या फिर ऑक्सीजन ज्यादा यूज में नहीं आ पा रही है, तो हम क्या करते थे? एक्सटर्नल जो सोर्सेज थे उनसे हम क्या करते थे? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एंटर कराते थे, जिससे हम SpO2 के लेवल को नॉर्मलाइज करते थे, ठीक है। तो एबीजी के केस इसके अंदर ज्यादा जो चीजें हमको ऊपर वाली जो हमने बात की थी, मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो गया, वो सब देखना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SpO2 हमको पता होना चाहिए क्या, ठीक है। ओके, वन सेकंड। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी ना, हमने पहले उसकी पूरी फिजियोलॉजी देख ली थी। हमने क्या करा था? पहले हमने जो भी हमारा एबीजी था उसकी हमने पूरी फिजियोलॉजी देखी कि आर्टिरियल ब्लड गैस क्या होती है, आर्टिरियल ब्लड गैस के एनालिसिस से क्या होता है, और जो भी हमने पॉइंट देखे थे वो सब। फिर हमने जो नॉर्मल मेजरमेंट वैल्यूज आती है, मतलब हमारे पास जो स्लिप आएगी एबीजी की, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी होंगी वो सब हमने देखा। क्या हमने देखा? एबीजी की जो हमारे पास स्लिप आएगी उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी होंगी वो हमने देख लिया, राइट। वो हमने देख लिया। हमने कौन कौन सी चीज देखी? हमने सबसे पहले पीएच देखा। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा पीएच हमने देखा। फिर पीएच का हमने हाइड्रोजन आयन से वापस रिलेशनशिप एक बार देख लिया था। फिर हमने बोला हम पीएच क्यों करते हैं? पीएच हम ब्लड के अंदर एसिडिटी मतलब एसिडोसिस हो रहा है या फिर बेसिसिटी या फिर एल्काइलोसिस हो रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए लगा सकते हैं। तो कब हम बोलेंगे? जब पीएच नीचे जाएगा नॉर्मल वैल्यू से, जब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एसिडोसिस में जा रहा है, और जब वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो एल्काइलोसिस में जा रहा है। उसके बाद फिर हमने एक और टर्म का यूज करा, इसको हमने बोला PaO2 है। तो PaO2 और PaCO2 का मतलब हम समझ गए। फिर हमने देख लिया इनसे क्या सिग्निफाई हो रहा है चीजों में।
फिर हमने देखा बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होता है, फिर हमने SpO2 देखा, ठीक है। अभी तक जो भी चीजें हमने देखी वो सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट, क्या मैं बोल रहा हूँ, अभी तक जो भी चीजें हमने देखी वो सब थ्योरेटिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम जब आगे इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसको इंटरप्रिटेशन के लिए हमको वो इंपॉर्टेंट, बट जब हमको इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब जो हम आईसीयू में जो काम करेंगे वो अब आगे आने वाला था, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने पहले ही बोल दिया था, मेरे पास रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी से जो भी टेक्नीशियन था उसने ब्लड निकाला, मशीन के अंदर डाला, एक स्लिप निकली। अब हम बात करें उस स्लिप को देख देख के हम क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करें, राइट। क्या बोल रहा हूँ, अब स्लिप के बाद क्या आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो उसको क्या करा है हमने समझने के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स में बांट दिया। क्या करा है हमने उसको अलग अलग स्टेप्स में बांट दिया, जिसके हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि भाई एबीजी की रिपोर्ट को मैं किस तरीके से समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप तो क्या हो गया, आर्टरी देखिए, आर्टरी के अंदर से ब्लड निकाल लिया, और ब्लड निकालने के बाद क्या करा मैंने, उसको एक मशीन के अंदर डाल दिया, मतलब जो एबीजी एनालिसिस की मशीन होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, ऑब्टेन करना है मेरे को और एबीजी का सैंपल रखना, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मेरे पास क्या इस तरीके की एक स्लिप आ गई है जिसके अंदर अलग अलग है ना वैल्यूज लिखी हुई, पीएच लिखा हुआ है, बाइकार्बोनेट का लेवल लिखा हुआ है, पीएसीओ2 लिखा हुआ है, पीएओ2 लिखा हुआ है, और जितनी भी चीजें हो सकती है वो सब। तो अब मेरे पास स्लिप आ गया, फिर सबसे पहले मैं क्या देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले ना मैं पीएच की वैल्यू देखूंगा। क्या देखूंगा मैं, सबसे पहले मैं पीएच की वैल्यू देखूंगा, ठीक है। पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। अब भाई मैं पीएच क्यों देखूंगा, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पीएच क्या बताता है हमारी बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, कितना एसिड ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, या फिर कितना बेसिसिटी होती आ रही है, राइट। तो क्या बोला हमने, पीएच क्यों करूंगा मैं, एल्काइलोसिस जानने के लिए या फिर एसिडोसिस हो रहा है वो जानने के लिए करूंगा। फिर हमने एक और बात करी थी, कभी जो हमारा पीएच होता है वो नॉर्मल वैल्यू से कम होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, कभी जो हमारा पीएच होता है वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, तो क्या बोलेंगे हम उसको कि वो एसिडोसिस हो रहा है। क्या मैंने बोला, जैसे कि मेरा नॉर्मल पीएच का रेंज है, कभी मेरा जो पीएच है वो नॉर्मल वैल्यू से नीचे जाता है, तो क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा एसिडोसिस बोलूंगा। और ऑन द अदर एंड, कभी मेरा जो पीएच है वो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा जाता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एल्कालोसिस देखूंगा, फिर एल्कालोसिस बोलूंगा। बट हमने ये चीज तो बोल दी, बट हमको नॉर्मल वैल्यूज भी तो याद होना चाहिए ना। तो पहले हम उसको एक बार नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होती है। ओके, तो हम देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज कौन कौन सी कितनी कितनी होती है, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले उसने पीएच की नॉर्मल वैल्यू बता रखी। क्या बता रखा है, पीएच की नॉर्मल वैल्यू बता रखी। तो उसने क्या बताया, 7.35 से लेके 7.45 जो है हमारी, वो नॉर्मल वैल्यू है पीएच, ठीक है। अब हमको ये पता है, जब जब हमारा पीएच जो है 7.35 से नीचे जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो एसिडोसिस हो रहा है। ऑन द अदर एंड, कभी हमारा जो पीएच है 7.45 से ज्यादा जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एल्काइलोसिस हो रहा है। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। तो नॉर्मल पीएच की वैल्यूज क्या हो गई, 7.35 से लेके 7.45 की भी। फिर दूसरे हमको क्या वैल्यू याद रखना है, दूसरी वैल्यू हमको याद रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। हम बात कर चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ब्लड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ टेंशन जनरेट कर रही है, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। और इसकी जो वैल्यूज कितनी है, 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कितनी है, 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, अब ये याद करना कितना आसान है, पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज। पीएच क्या बोला था हमने, 7.35 से लेके 7.45 है, और जो पीएससीओ2 की वैल्यू कितनी है, 35 से लेके 45 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 45 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना सा करना है, आपको पीएच के आगे जो 7 लगा है उसको हटा देना है। कभी आपने उसको हटा दिया तो आपकी जो पीएससीओ2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो पीएच कितना हो गया, 7.35 से लेके 7.45, और जो हमारे पीएससीओ2 है उसके हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, 35 से लेके 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दो इंपॉर्टेंट टर्म हम समझ लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट हम समझते हैं जो कि है बायकार्बोनेट। क्या होता है, बायकार्बोनेट, ठीक है। बायकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, HCO3। क्या फॉर्मूला होता है बायकार्बोनेट का, HCO3। और इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यूज है 22 से लेके 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है आप एक बार याद कर लीजिएगा। बट आपको वैल्यूज कितनी हो गई, 22 से लेके 26 की वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हमने बात करी, पीएच, पीएससीओ2 और जो बायकार्बोनेट, मेजरली जब हम भी एसिड और बेस के बारे में जब बात करते हैं तो इन तीनों वैल्यूज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी, तो उसकी भी कुछ कुछ वैल्यूज याद रखना पड़ेगी। जैसे कि एक है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो ऑक्सीजन जो है कितने अमाउंट ऑफ जो है प्रेशर या फिर टेंशन को जनरेट कर रहा है,
उसी को हम PSPO2 बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 75 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कितनी होती है? 75 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फिर हम बात कर चुके हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन हमने बोल दिया है क्या होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारा कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन हमारे जो हीमोग्लोबिन आयन से उनका कितना बेटर तरीके से मिंगल करके ट्रेवल कर रहा है, राइट। इसी को हम ऑक्सीजन सेचुरेशन बोलते हैं। और ये अराउंड 94 टू 100 रहता है। ज्यादातर लोगों में तो 99 98 इसी तरीके से रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका है ना बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन जो सेचुरेशन के जो लेवल्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है जब भी हम कोई एक्सरसाइज डिवाइस करते हैं, राइट। तो एक चीज बता रखिए, कभी भी किसी पेशेंट का जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन कभी 80% से कम जा रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, कभी भी किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन 80% से कम जा रहा है तो कभी भी इस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं कराते, ठीक है। तो दिस इज द एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो रहते हैं उसमें बताया गया है ऑक्सीजन सेचुरेशन कभी 80 के नीचे है तो कभी भी पेशेंट को आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल वैल्यूज हमने देखी है तो नॉर्मल वैल्यूज हमको याद होना चाहिए, ठीक है। पीएच की वैल्यू पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पता होना चाहिए और अभी के लिए हमको बायोकार्बन के लेवल पता होना चाहिए। तभी हमको ये पता है जब भी हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है अभी तक का तो सब ठीक ही चल रहा है। अभिषेक सर ठीक है? हाँ डेफिनेटली चित्रांश, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है सुनने में एंड काफ़ी टाइम के बाद ऐसे स्टूडेंट सुनने को मिल रहा है मेरे को, तो इट्स ग्रेट। यस यस हाँ ओके। तो आई ओके आई एम जस्ट विलिंग कि आप आगे कंटिन्यू करो एंड आई होप सबको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है शिवानी। ओके एंड यू गाइस जस्ट फील फ्री। आप मैंने थोड़ा कैमरा एंड आई थिंक माइक भी ऑफ रखा है, बट फील फ्री टू टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स एंड आपका कोई भी अगर डाउट है, आई अंडरस्टैंड कि आप सुन रहे हो उस टाइम पे साथ में टाइप करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट रहता है कुछ भी रहता है एटलीस्ट अभी मे बी नोटबुक में अगर कहीं नोट कर लो एंड बाद में बाय द एंड ऑफ द वेबिनार आप उसको चैट बॉक्स में डाल दो तो आप पूछ सकते हो। फील फ्री फॉर दैट एंड कुछ भी अगर पॉइंट है तो यू कैन जस्ट ऐड, है ना। तो मे बी अगर कोई पॉइंट अगर सबको लग रहा है कि कोई अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं, जस्ट फील फ्री टू ऐड दैट थिंग, है ना। ओके सो वी आर विलिंग टू कंटिन्यू। यस यस। ओके तो डेफिनेटली अभी क्या था ना जैसे मैंने आपको बताया पहले हमने फिजियोलॉजिकल पार्ट देखा था, ठीक है। तो इस पर्सनली मुझे वो वाला टफ लगता था। ये सब बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमको ये नॉर्मली जो वैल्यूज होती है ना ये पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार पता क्यों लगाऊं मैं, तो उसमें लिखा रहेगा ना, मतलब पीएच की वैल्यू लिखी रहेगी जो फाइंडिंग है वो, और नॉर्मल वैल्यूज भी लिखी होगी, ठीक है। बट आपको याद होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल चीज है ना। तो हमको डेफिनेटली ये वैल्यूज रटी हुई होना चाहिए क्योंकि हमारी एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा काम है। और डेफिनेटली कभी आपको कोई डाउट वगैरह आएगा तो आप उसको लिख के रखो। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे 10-15 मिनट के अंदर वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। और कभी आपको कुछ समझ में ना भी आइए तो भी आप उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो बाद में हम क्या करेंगे एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हम नॉर्मल वैल्यू समझ चुके। नॉर्मल वैल्यू समझने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। कभी हमें नॉर्मल वैल्यूज ही नहीं आती है तो हम कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यूज आपके ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला स्टेप तो हमने क्या करा था, हमने ऑप्टेन करा, मतलब हमने ब्लड लिया और ब्लड लेने के बाद हमने क्या करा, एबीजी सैंपल्स रन करे, मतलब मशीन के अंदर डाल दी। ये बात बोल दी हमने, मशीन के अंदर डाला। अब मशीन ने जो भी उसको काम करना था वो सब करा और उसने आपको एक स्लिप दिया है। किस तरीके का, इस तरीके का उसने कोई स्लिप दिया है आपको जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे पीएच की वैल्यू लिखी होगी, पीएससीओ2 की वैल्यू लिखी होगी, अलग अलग वैल्यूज लिखी। अब इन वैल्यूज में आपको क्या देखना है, इन वैल्यूज को ही आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने रन वगैरह कर लिया, फिर आपको पीएच का वैल्यू देखना है, ठीक है। अब हम पीएच का वैल्यू क्यों देखते हैं, हम 4 बार बात कर चुके हैं। पीएच का वैल्यू मैं इसलिए देखूंगा कि ब्लड के अंदर क्या मेरे को एसिडोसिस होते आ रहा है या फिर एल्काइलोसिस हो रहा है, वो मेरे को पता चलेगा। और हमें क्या बोला था, पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, तो अब तो हम पढ़ चुके नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो नॉर्मल वैल्यू होती है पीएच की कितनी होती है, 7.35 से लेके 7.45 के बीच में जो नॉर्मल वैल्यूज होती है, ठीक है। तो कभी मेरे पेशेंट की जो वैल्यूज है मतलब 7.35 से तो पीएच नीचे जा रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा एसिडोसिस में उसको बोलूंगा। ऑन द अदर हैंड कभी मेरे पेशेंट का क्या हो रहा है, जो पीएच है वो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा जा रहा है, मतलब इंक्रीज मिल रहा है। मतलब जैसे कि 7.45 नॉर्मल है तो 7.55 है, 7.56 है, कुछ तो भी है, 7.45 से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा ब्लड है वो एल्काइलोसिस में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हो गई, ब्लड लिया था। सेकंड स्टेप में पीएच देखा। पीएच देखने के बाद अब हम डिसाइड कर चुके कि मेरा पेशेंट जो है क्या वो एसिडोसिस में है या फिर वो एल्काइलोसिस में हो रहा है, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई कर लिया हमने, क्या वो सर एसिडोसिस में है, क्या वो एल्काइलोसिस में। कभी ये बात हमने आइडेंटिफाई कर ली तो हमारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बट सबसे पहले पीएच देखा, एसिडोसिस देखा, एल्काइलोसिस देखा। हो सकता है कि कुछ मिले, हो सकता है कुछ ना भी मिले। तो कभी कुछ ना मिल रहा है तो वो भी चीज हमको देखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा आप जब एबीजी रिपोर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी सही, ठीक है।
बट कभी कम जा रहा है, मतलब 7.35 से नीचे है तो एसिडोसिस है, प्लस 7.45 से ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया, एल्काली। अब भैया मैंने पीएच देख लिया, मतलब मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ क्या मुझे एसिडोसिस हो रहा है कि एल्कालोसिस हो रहा है। अभी मान लो कुछ भी हो रहा है, तो थर्ड स्टेप क्या है मेरी, मेरे को ये देखना है कि जो मेरे को एग्जांपल मानते हैं मेरे को एसिडोसिस हुआ, ठीक है, पीएच जो है मेरा वो एसिडिक था, तो हमें को ये आइडेंटिफाई करना है जो एसिडोसिस हुआ है तो उसका कॉज क्या है, रेस्पिरेटरी कॉज है, मतलब जो प्रॉब्लम है क्या वो लंग्स के अंदर थी, या फिर वो प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है, मतलब क्या वो मेरी किडनी के अंदर प्रॉब्लम थी, या फिर और जो मेटाबॉलिक सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा था, पहले मैंने पीएच देखा था, एग्जांपल माना एसिडोसिस हुआ, तो मुझे उसका कारण पता लगाना है, क्या वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हुआ है या फिर वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, आपको दो चीजों के लेवल देखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखना पड़ेगा, और एक और आपको देखना पड़ेगा HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे यार ये क्यों फालतू की बात बताया जा रहा है, तो क्यों बता रहा हूं मैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये हमको पता है ये क्या होता है, ये रेगुलेट होता है हमारे किडनी से, राइट, क्योंकि जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है हमारे लंग्स से, क्योंकि हमको पता है ना जो भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको लंग्स से बाहर रिमूव करेंगे, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है किडनी, कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है हमारे लंग, राइट। तो हम क्या समझ गए, कभी हमारे जो CO2 या फिर PaCO2 का लेवल अल्टर मिलता है तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, और लंग्स के अंदर प्रॉब्लम मतलब वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। ऑन द अदर एंड जो हमारे बायकार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं किडनी से, यहाँ पे किडनी लिखा हुआ है बट आप अदर मेटाबॉलिक सिस्टम में समझ सकते हैं, पर हमको क्या ध्यान रखना है कि जो HCO3 होता है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है हमारी किडनी से रेगुलेट होता है, इसलिए कभी आपकी जो एबीजी रिपोर्ट आई है उसके अंदर HCO3 का जो लेवल है वो अल्टर्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसके अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ठीक है। सेम चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है, सो इट मीन्स इफ PaCO2 अल्टर्ड है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ऑन द अदर एंड कभी हमारा जो HCO3 अल्टर हो रहा है, मतलब हमारे बाइकार्बोनेट्स अल्टर हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, राइट। इतना मेरे को लगता है हमको समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला, हमने पीएच देखा था, पीएच देखने के बाद हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आप देखोगे, मतलब PaCO2 का लेवल देखोगे, और जो बाइकार्बोनेट्स है जिसको हम HCO3 बोलते हैं इसका हम देखेंगे। अब हमने क्या करा, पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ी, कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी हेंडरसन हेजलबेक इक्वेशन, राइट। क्या पढ़ी थी हमने, हेंडरसन हेजलबेक इक्वेशन। उसके अंदर हमने दो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करे थे, कौन कौन से, एक हमने पीएच का रिलेशनशिप बाइकार्बोनेट से क्या है वो आइडेंटिफाई करा था, और दूसरा हमने पीएच का रिलेशनशिप जो हमारे PaCO2 या फिर जो CO2 का लेवल है उससे आइडेंटिफाई करा था। तो पहले हम देखते हैं पीएच और जो HCO3 के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो एग्जाम्पल मैं मानता हूँ क्या हुआ कि मैंने एबीजी की रिपोर्ट ली, और रिपोर्ट लेने के बाद मेरे को पीएच जो भी मिला, ठीक है, अब मेरे को बायकार्बोनेट्स के मैंने लेवल देखे, तो कभी मेरे बायकार्बोनेट्स के लेवल इंक्रीज है, मतलब बायकार्बोनेट्स की जो भी नॉर्मल वैल्यू होती है जैसे 22 से लेकर 26 है, तो कभी 26 से ऊपर आती है तो क्या होगा, HCO3 बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, मेरा पीएच भी बढ़ जाएगा, राइट। और मेरा पीएच बढ़ता है तो मैं उसको स्पेसिफिक टर्म देता हूँ, क्या बोलता हूँ कि मेरा जो ब्लड है वो एल्काइलोसिस में जा रहा है, ठीक है। तो HCO3 बढ़ा तो पीएच बढ़ा, और पीएच बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं एल्काइलोसिस। ऑन द अदर एंड क्या हुआ कि कभी मेरा HCO3 था वो डिक्रीज हुआ, HCO3 का जो नंबर था या फिर वैल्यू था डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, जो मेरा पीएच है वो भी डिक्रीज करेगा, HCO3 डिक्रीज हुआ, पीएच डिक्रीज हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मेरे को एसिडोसिस हो गया, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि जब मेरा पीएच डिक्रीज होगा तो मैं बोलूंगा एसिडोसिस, ऑन द अदर एंड जब मेरा पीएच इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोलूंगा एल्कालोसिस। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप का कमाल था। अब क्या बोलना है हमको, पीएच और जो हमारा PaCO2 या फिर जो CO2 है इसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कैसा हो गया, कभी PaCO2 का लेवल जो है बढ़ते जा रहा है तो जो हमारा पीएच है उसका जो वैल्यू है गिरते जाएगा, और हमको पता है जब जब पीएच डिक्रीज होगा तो क्या बोलूंगा, इसको एसिडोसिस हो रहा है। ऑन द अदर एंड कभी क्या हुआ कि मेरा जो पेशेंट है उसका PaCO2 लेवल जो डिक्रीज हो रहा है, तो कभी PaCO2 डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पीएच जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। और कभी मेरा पीएच इंक्रीज हुआ तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, तो मैं इसको एक स्पेसिफिक टर्म देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एल्काइलोसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीजें समझ गए। तो क्या करा हमने, सबसे पहले तो ब्लड लिया, ब्लड के बाद एबीजी रिपोर्ट कर ली, फिर हमने पीएच आइडेंटिफाई करना, पीएच आइडेंटिफाई करने से हमको क्या पता चला, क्या हमारा एसिडोसिस हो रहा है या फिर हमको एल्काइलोसिस हो रहा है। फिर हमको पता चल चुका है एसिडोसिस था एल्काइलोसिस था, बट उसका कॉज क्या है, कॉज भी तो आइडेंटिफाई होना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉज पता होगा तो उसका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो दो प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है।
तो जब हमको ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम दो लेवल्स को या फिर दो वैल्यूज को देखेंगे। पहली वैल्यू होती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज अल्टर्ड है, इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो लंग्स के अंदर है, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड कभी हमको HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो अल्टर्ड मिल रहे, तो हमको ये दिमाग में क्लिक करेगा कि जो मेरा पेशेंट है उसको कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देख लिया कि जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है HCO3 के साथ। ऑन द अदर हैंड जो पीएच होता है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप रखता है अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके लेवल। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तो हमने ऐसी बात कर ली कि अच्छा बैठ के हमने बात की, बट अब हम क्या करते हैं, हम अभी दो एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अंदर हम स्टेप बाय चलेंगे। मतलब अब ब्लड तो आ चुका है मेरे पास, ब्लड के पास मेरे पास रिपोर्ट भी आ चुकी है, ये मानो ये रिपोर्ट है मेरे पास। अब इसके अंदर पीएच की वैल्यू लिखी होगी, इसके अंदर PaCO2 की वैल्यू लिखी होगी और इसके अंदर बाइकार्बोनेट की वैल्यू लिखी होगी। तो मैं उससे आइडेंटिफिकेशन कैसे करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आप चाहो तो जो अभी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं आप अपनी कॉपी में भी करते चलना उसको, तो इससे क्या होगा, जितना भी आपको समझ में आया तो समझ में आया है या फिर नहीं आया वो भी चीज पता चलती रहेगी, ठीक है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास काय की वैल्यू दे रखी है, केस फर्स्ट के अंदर आपको पीएच दे रखा है, फिर आपको PaCO2 की वैल्यू दे रखी है और फिर आपको HCO3 की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमको कुछ भी दिया हो सबसे पहले हमको पीएच की वैल्यू देखना है। क्या देखना है हमको, पीएच की वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितनी है, 7.26 है। कितनी वैल्यू है, 7.26। अब नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में, बट 7.26 तो नीचे है। तो हमको पता है जब भी पीएच की वैल्यू डिक्रीज आती है, मतलब कम आती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा एसिडोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, वो हमारा एसिडोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, वो हमारा एसिडोसिस हो रहा है। तो हमको पता चल गया जो पीएच है वो तो एसिडोसिस में, ठीक है। अब हमको देखना है सेकंड नंबर पे PaCO2 की वैल्यूज कितनी है। क्या देखना है हमको, PaCO2 की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आपको 51 मिली है। कितनी मिली है, हमको 51 मिली है। बट हमको पता है कि जो हमारा नॉर्मल PaCO2 था कितना होता है, वो 35 से लेके 45 के बीच में होता है। कितना पता है हमको, 35 से लेके 45 के बीच में होता है, और ये 51 है, इसका मतलब PaCO2 इंक्रीज हो रहा है। हाँ हमको पता है जब जब हमारा PaCO2 जो CO2 है कभी इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, हमारा जो पीएच है ना वो डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली हम समझ चुके कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है सर मेरे पास। क्या प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो क्या हो गया, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बन गया ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, PaCO2 का लेवल अल्टर्ड है और पीएच जो वो एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। बट लास्ट में एक और वैल्यू दे रखी है, इसका नाम क्या है, HCO3, और HCO3 की वैल्यू कितनी है, 25 है। और नॉर्मली हमको पता है वो 22 से लेकर 26 होता है, तो 25 तो नॉर्मल है ना। तो जो HCO3 है उसकी वैल्यू हमारे पास नॉर्मल है। PaCO2 जो अल्टर्ड, इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और जो पीएच है वो कम है, इसका मतलब एसिडोसिस। तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। क्या मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है आपको कम समझ में आया, बट जब सेकंड एग्जाम्पल दिख रहे ना वो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास दूसरा केस है, पहले हमको पीएच देखना है, फिर PaCO2 देखना है, फिर HCO3 देखना है। तो पीएच कितना है, 7.26 है। कितना पीएच है, 7.26 है। तो जो नॉर्मल वैल्यूज थे उसके नीचे। अब जब भी पीएच नॉर्मल वैल्यूज से नीचे है तो मैं क्या बोलूंगा, एसिडोसिस में आ रहा है, राइट। तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा पेशेंट जो है एसिडोसिस में आ रहा है। अब दूसरी वैल्यू हम क्या देखते हैं, हम PaCO2 की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे 38 लिखी हुई है और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 35 से लेके 45 के बीच में रहती है। तो 38 तो नॉर्मल हो गई ना, तो यहाँ क्या करा हमने, नॉर्मल लिख दिया, ठीक है। अब हमने लास्ट वैल्यू देखी, लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, HCO3 की कितना है, 19 है, और नॉर्मल वैल्यू कितना आता है, 22 से लेकर 26 के बीच में होती है। इसका मतलब HCO3 भी डिक्रीज है। तो क्या हो गया, मेटाबॉलिक हो गया, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, राइट, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो मेटाबॉलिक क्या हुआ, एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है। आप समझ गए किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमको पीएच देखना है, जो भी फाइंडिंग है सामने लिख देना है। PaCO2 का वैल्यू देखना है, अल्टर्ड है तो अल्टर्ड लिख देना है, और कभी अल्टर्ड नहीं है तो नॉर्मल लिख देना है, और फिर HCO3 का लेवल हमको देखना है, ठीक है। यहाँ तक का हमारा थोड़ी चीज तो बेसिक थी, ठीक है। हमने दो एग्जाम्पल देखे, पहले हमने केस देखा जिसके अंदर हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। ऑन द अदर एंड जो हमारे पास केस 2 था उसके अंदर हमारे जो पेशेंट को क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को। यस सिद्धनाश एंड नम्रता, आपने आंसर दिए, दोनों दोनों आंसर करेक्ट है बिल्कुल आपके, है ना। एंड आई होप बाकी सब भी एटलीस्ट फिगर आउट कर पाए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
इसके आगे पीपीटी में आई थिंक और कंटिन्यूएशन में है ना, आई थिंक कुछ यस सर, एग्जांपल्स है या कुछ क्वेश्चंस है ना, यस सर, यस तो आई थिंक आपका आपका डन हो गया या आपको कंटिन्यू करना है जितनाश? यस सर, यस सर, अभी कंटिन्यू करना है। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके सॉरी। ठीक है, तो ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें करी, हम स्टेप वाइज चल रहे थे। तो स्टेप वाइज में हम कहाँ तक पहुंचे, सबसे पहले हमने पीएच चेक करा। पीएच चेक करने के बाद फिर हमने पीएस यू2 चेक करा, और उसके बाद फिर हमने क्या चेक करा, हमने बाइकार्बोनेट्स के लेवल को चेक करा। अब हमको क्या चेक करना है ना, कि हम एक स्टेटमेंट पहले दे चुके थे। हमने क्या स्टेटमेंट दिया था, बॉडी के अंदर कभी एसिड जो होता है ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। वो क्या करेगी, बेसिस को भी बढ़ा देगी, राइट। मतलब एसिड ज्यादा हो रहा है तो बेस ज्यादा हो जाएगा, एसिड कम होगा तो बेस कम हो जाएगा, तो दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो बना रहेगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंपनसेटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अब वो सिर्फ थ्योरी की बात थोड़ी नहीं है ना, ये अब हमको प्रैक्टिकली तो देखना है ना। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है, जब हमारे एसिड का लेवल या तो ऊपर गया या तो नीचे गया, तो उसका जो कंपनसेशन होना है, मतलब जो बेस के जो लेवल में अल्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या बिल्कुल अल्ट्रेशन नहीं आ रहा है, तो कभी बिल्कुल अल्ट्रेशन नहीं आएगा तो क्या होगा, अनकंपनसेटेड हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि थोड़ा बहुत बड़ा बेस हमारा, बट क्या हुआ कि पूरी तरीके से जो एसिड के लेवल से उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियली कंपनसेटेड है वो। और एक और चीज हो सकती है कि बेस का लेवल इतना ज्यादा अल्टर हुआ कि उसने जो एसिड का जो भी लेवल था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनसेटेड बोलेंगे। तो अभी हमको यही आइडेंटिफाई करना है फोर्थ स्टेप में, कि जो भी चीज है वो कंपनसेटेड है या फिर अनकंपनसेटेड, ठीक है। तब उसके लिए एक नोट डाल रखा हमने हमने क्या बोला है, कभी मुझे कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्या मैंने बोला, कभी मुझे कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब कि जो मेरा पीएसयू2 का लेवल है, कभी वो मेरे को थोड़ा भी अल्टर्ड मिल रहा है, तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी HCO3 के लेवल से। कैसे करेगी वो, HCO3 के लेवल से कंपनसेट करेगी। तो हम समझ गए, रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, बॉडी जो HCO3 के लेवल को अल्टर कर देगी और उससे कंपनसेट करेगी। ऑन द अदर हैंड, कभी मेरे को कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मतलब कि HCO3 के जो लेवल से या तो ऊपर है या तो नीचे है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उससे कंपनसेट करेगी। ये तो जो थ्योरी जैसा मैंने आपको बताया, बट अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो HCO3 बढ़ेगा कम होगा, वो हम देखेंगे। फिर रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस हो रहा है तो HCO3 बढ़ेगा कम होगा, वो चीज हम देखेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि मेरे को ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ, क्या हुआ मेरे को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। तो क्या हुआ, मेरा जो बाइकार्बोनेट है ना उसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, कभी मेरे बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो हमारा पीएच है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और कभी पीएच इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, हमारा जो पीएच है वो नॉर्मल वैल्यूज पे जाएगा, नॉर्मल वैल्यूज पे जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में HCO3 बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस। इसका मतलब जो पीएच पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, HCO3 के लेवल को मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है HCO3 जो है, जो पीएच है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो कभी HCO3 कम हुआ तो पीएच जो है वो भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, हमारा मेटाबॉलिक कंपनसेशन हो गया। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास बता रेस्पिरेटरी कंपनसेशन वाली बात, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन वाली बात। तो क्या हो गया, कभी मेरे को ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो एसिडोसिस में क्या होता है, जो हमारा पीएच होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको भी कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है पीएच और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड, कभी मेरे पेशेंट को क्या है, मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस हो रहा है। तो मेरे को इसके जो पीएच है उसको नीचे लेके आना है, मतलब एसिडोसिस की तरफ लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं बढ़ा दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। बढ़ाएगा तो आपकी बॉडी बढ़ाएगी, बट ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो हम जो कंपनसेशन थे वो समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो था ना हमारा थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाली चीज जो थी वो हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा शायद फास्ट चल रहे थे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमको क्या करना है, हमको बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या अब अभी हम मेजर मेजर सब चीज समझ चुके हैं, ठीक है। एसिड बेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, 5 स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप क्या था, ब्लड लिया, मशीन के अंदर डाल दिया। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का लेना देना नहीं है उस पर्टिकुलर चीज से, कर दिया। अब आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है, ये रिपोर्ट है मेरे पास। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है उससे मेरा लेना देना है। तो सबसे पहले क्या देखूंगा, पीएच का वैल्यू देखूंगा। पीएच के वैल्यू देखने से आइडेंटिफाई करूंगा कि एसिडोसिस है या फिर एल्कालोसिस है। फिर क्या देखूंगा, पीएसयू2 का लेवल देखूंगा। फिर HCO3 का लेवल देखूंगा। तो इससे क्या आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से आई है दिक्कत या फिर मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम की वजह से। फिर लास्ट में क्या देखना है, मैंने बोला कि एसिड बढ़ेगा तो बेस बढ़ेगा, एसिड कम होगा तो बेस कम होगा, मतलब कंपनसेशन हो रहा है। तो क्या कंपनसेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो फोर्थ स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब बेसिकली एक थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसा है, आप लोग मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। तो अभी हमको क्या करना है, बायोमैकेनिकल चेंजेस हमको देखना है जो कि आर्टेरियल ब्लड गैसेज के बेसिकली हमको दिक्कत में आते हैं, ठीक है।
तो क्या क्या चीजें बता रखे यहाँ पे पैरामीटर लिखे हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन को क्या होगा, पीएच को क्या होगा, पीसीओ2 को क्या होगा और HCO3 को क्या होगा, मतलब इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे पहले हम एसिडोसिस के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या बात करें, हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में बात करें। अच्छा, अब कभी हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा पीएच है नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो क्या होगा, पीएच जो है नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया। अब हमको पता है पीएच और हाइड्रोजन आयन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि कभी हमारा जो पीएच डिक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम समझ गए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जो पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। फिर हम बात करते हैं पीसीओ2 के लेवल के बारे में, तो हमको पता है पीसीओ2 का लेवल क्या होना चाहिए, हमेशा जब एसिडोसिस हो रहा है तो इंक्रीज हो जाता है, राइट, इंक्रीज हो गया। और अपन बात करें कि अपन को कंपनसेशन भी तो चाहिए ना, तो क्या होगा, HCO3 का जो लेवल है वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो चाह रहा है कि जो हमारा पीएच का वैल्यू है वो नॉर्मल स्टेज पर है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले पीएच देख रहे हैं। तो हमने बोला कि एसिडोसिस है, यस, एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, पीएच जो होता है वो डिक्रीज मिलता है। और कभी पीएच डिक्रीज मिल रहा है तो हाइड्रोजन आयन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो पीएच डिक्रीज है तो क्या हुआ, मेरा जो मेटाबॉलिक वाला पार्ट है, जो मेरा हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ मेटाबॉलिक, मेरे को प्रॉब्लम है ना, तो पहले HCO3 देखेंगे। तो क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज मिल रहा है, कभी इंक्रीज मिलता तो हमको दूसरी प्रॉब्लम आती है, मतलब एसिडोसिस होता है तो हमको डिक्रीज मिला। और इसके कंपनसेशन के लिए क्या हुआ, जो पीसीओ2 था ना वो भी डिक्रीज हो गया। कभी वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो हमारी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो एल्गालोसिस की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा है अभी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हाइड्रोजन, पीएच एंड पीसीओ2 एंड जो HCO3 है उनके लेवल कैसे हल करते हैं। अब इस तरफ पे हमारे पास एल्काइलोसिस का लिखा हुआ, बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमारी क्लास पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोग उसको ट्राई करेगा इसको छुपा के, कि आप किस तरीके से फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। जहाँ पे अपना होमवर्क जैसा समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है, कि एल्काइलोसिस किस तरह से काम करती है वो आप करेंगे। तो अभी तक हमने क्या करा ना, हमने मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट को टच कर लिया। हमने क्या करा, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट को टच किया। हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल पार्ट था वो हमने देखा, वो पता होना चाहिए, वो पता होगा जब भी हम क्वेश्चन हम बता पाएंगे। अभी जैसे एग्जाम्पल मानते हैं कि आपके पास, आप आईसीयू में गए, आपके पास पूरा का पूरा एक रिपोर्ट है, उसके अंदर आपने देखा भी चीज है, आपने मतलब एबीजी रिपोर्ट देखी भी सही, और आपने एबीजी रिपोर्ट को इंटरप्रेट भी कर लिया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का फिर क्या था क्या था। बट आपसे किसी कभी पीजी ने पूछ लिया, एमबीबीएस पीजी ने, कि आप एक बार बताओ तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन ही कैसे होता है, वो तो पूछ सकता है ना। तो ऐसा नहीं हो कि हमको आगे आगे का सब पता हो पर पीछे का हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो कभी भी आपको बहुत ऊपर पे पहुंचना है, मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचना है, तो आपको जो स्क्रैच से चीजें पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे करके आपके नॉलेज को ऊपर तक ले जाए। ऐसा नहीं करना कि 50% से अपना स्टार्ट करें और फिर आप उसको 100% तक लेके आ रहे हो, क्योंकि कभी आपका जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगा, आप कोलैप्स कर जाओगे, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, एबीजी की बात नहीं है सिर्फ, और किसी की भी, जैसे स्ट्रोक की बात करते हैं हम, तो उसका भी बेसिक हमको बताना चाहिए। अब सर्कल ऑफ फिलिस ही नहीं पता है, ब्रेन के फंक्शनल एरिया ही नहीं पता है, और आप ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, तो वो है ना, वो बुलशिट है। तो आपको क्या करना है कि उस तरह के काम नहीं करना है, आपको बेसिक से याद करना है। तो हमने पूरा फिजियोलॉजी देख लिया, हमने नॉर्मली जो वैल्यूज होती है वो देख लिया, हमने पीएच समझा, पीसीओ2 ये सब जो वैल्यूज होती है वो समझी, फिर हमको इंटरप्रिटेशन करना है, हमने स्टेप वाइज वो देखा। अब इतनी बात कर ली हमने, हमने पहले भी देखा था यूजर्स क्या होता है, बट हमको क्या करना है ना, अब हमको एक थोड़ा बेसिक सा आइडिया लेना है कि कब मेरे को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, कब मेरे को रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस होगा, कब मेरे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस होगा। बेसिक बेसिक देखेंगे, याद करने की चीज नहीं है, बट एक तरह कंसेप्ट मेरे को बताना। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास टेबल के अंदर कॉजेज ऑफ एसिडोसिस चित्रांश, क्या है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आई थिंक किसी किसी स्टूडेंट को वो समझ नहीं आया, कंपनसेशन, मतलब आई थिंक प्रसिद्धि एंड मीरा ने लिखा है डाउट इसके बारे में, कंपनसेशन के बारे में, कि कंपनसेशन अगर आप एक बार रिपीट कर दोगे। हाँ बिल्कुल, तो पहले रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। श्योर श्योर श्योर। तो बेसिक चीज क्या है ना, हमने बोला कभी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वन सेकेंड, ओके। हमने क्या बोला, कभी हमारी बॉडी के अंदर जो है, कभी हमारी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कभी हमारी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आप एसिड को तो इंक्रीज नहीं होने देंगे ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी की बॉडी के अंदर जितने भी बेसिस होते हैं वो भी इंक्रीज होने लगेंगे, राइट। तो क्या हुआ, एक तरीके से कंपनसेशन हुआ ना, कभी एसिड बढ़ा तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी ने क्या करा, बेसिस के लेवल को भी बढ़ा दिया। अब हमने बोला कभी मेरी बॉडी के अंदर जो एसिड थे वो डिक्रीज हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बेस थे मेरे वो भी मेरे डिक्रीज होने लगे।
ठीक है, बेसिकली कंपनसेशन ही चल रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम, जब हमारा एसिड बढ़ेगा तो बेस बढ़ेगा, कभी एसिड कम होगा तो बेस कम होगा। बट अब इस इंफॉर्मेशन को हम जो हमारा एबीजी के अंदर इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो हमने क्या बोला, हमारे पास दो चीजें। पहली चीज है हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, और एक है हमारे पास HCO3 है हमारे पास। HCO3 का मतलब जो बाइकार्बोनेट से वो, ठीक है। अब हमने बोला जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हमारा जो है ना लंग्स को उसको रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हमको पता है ना जो ब्रीदिंग का जो फंक्शन होता है लंग्स का होता है, ठीक है। तो जो CO2 को जो रेगुलेट करते हैं वो हमारे लंग्स करते हैं। तो कभी मैं मानता हूँ कि CO2 के लेवल्स जो है मेरे को एबीजी के अंदर डिफरेंशिएट मिलते हैं, या फिर वो मेरे को अल्टर्ड मिलते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, वो लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। और लंग्स की प्रॉब्लम मतलब वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बता रहे हैं मेरे को। इतना समझ में आया? अब इधर HCO3 की हम बात करते हैं, तो HCO3 में हम क्या बोल रहे हैं, HCO3 मतलब जो बाइकार्बोनेट से वो क्या होते हैं, वो हमारी जो किडनी होती है ना, जो हमारे पास किडनी है, वो इसके लेवल को रेगुलेट करता है। तो कभी मेरे को HCO3 के लेवल एबीजी के अंदर अल्टर्ड मिलते हैं, तो मैं समझूंगा कि किडनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और कभी किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं उसको एक टर्म देता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बोलता हूँ। मैं उसको क्या बोलता हूँ, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बोलता हूँ। दो चीज हम समझ गए। पहला हम समझ गए एसिड बढ़ेगा बेस बढ़ेगा, एसिड कम होगा बेस कम होगा, एसिड बेस का बैलेंस बनेगा। दूसरा पॉइंट हम समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लंग्स रेगुलेट करते हैं, और लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। HCO3 को हमारा किडनी रेगुलेट करता है, और किडनी जो रहता है हमारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के अंदर आ गया। अब हमको ये समझना है कि भाई है ना, मेरे को कब कब क्या क्या चीज मिलेगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हमने लिखा था, कभी मेरे को क्या है ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब कि मेरी बॉडी के अंदर PaCO2 का जो लेवल है वो अल्टर मिल रहा है। तो क्या करेगा मेरी बॉडी जो है, मेरी बॉडी के HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या होगा, थोड़ा सा बेस वाली साइड पे आ गया। और ऑन द अदर एंड जब हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के बारे में बात करें, तो मतलब HCO3 के लेवल्स में अल्टरेशन है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के जो या तो लेवल को बढ़ा देगी या तो लेवल को कम कर देगी। अभी हमको वही देखना है कब वो बढ़ाएगा और कब वो कम करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं ना कि वो एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है। हाँ, तो हमने क्या बोला, मेरे पेशेंट को क्या हो रहा है ना, मेरे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। क्या प्रॉब्लम है मेरे पेशेंट को, मेरे पेशेंट को ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की प्रॉब्लम। एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया, जो मेरा पीएच था वो क्या हो गया, मेरा पीएच था डिक्रीज हो गया। अब मेरे को किसी भी तरीके से क्या करना है ना, पीएच को इंक्रीज करना है। तो पीएच को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, HCO3 के लेवल को इंक्रीज कर दूंगा। तभी मैंने HCO3 के लेवल को इंक्रीज करा, तो अपने आप ही तो पीएच इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो मेरे को पीएच को नॉर्मल लेके आना है, तो मैंने क्या करा, HCO3 का जो लेवल है उसको इंक्रीज करना। अब सेकंड चीज देखते हैं कि मेरे को क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस हो रहा है। तो हमको पता है एल्काइलोसिस में क्या हो रहा है, जो पीएच का लेवल है इंक्रीज मिल रहा है। तो आप जब कंपनसेशन करोगे तो क्या कंपनसेशन करोगे, पीएच को डिक्रीज करना है आपको। तो पीएच को डिक्रीज करने के लिए आपने क्या करा, HCO3 का जो लेवल था उसी को डिक्रीज कर दिया। तो कभी आपने HCO3 के लेवल को डिक्रीज करा, तो हमको पता है HCO3 और जो पीएच है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप करते हैं। तो कभी HCO3 डिक्रीज हुआ तो पीएच डिक्रीज हुआ, और पीएच डिक्रीज हुआ तो जो वैल्यूज थी वो वापस नॉर्मली आ गई, ठीक है। तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर HCO3 का जो लेवल था वो इंक्रीज हुआ, और जो रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस है उसके अंदर क्या हुआ, HCO3 का लेवल था डिक्रीज हुआ। अभी भी हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में ना आई हो, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमको क्या, जो मैंने आपको रिलेशनशिप अभी तक बताई है ना, मतलब पीएच का हाइड्रोजन के साथ क्या रिलेशनशिप है, पीएच का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलेशनशिप है, पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हमको एग्जैक्टली ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जो चीजें बता रहा हूँ तो वो रिलेशनशिप के बेसिस पे बता रहा हूँ। अभी हम एक बार और ट्राई करते हैं इस चीज को समझने का, ये मतलब रेस्पिरेटरी कंपनसेशन से। अभी क्या मैं मानता हूँ कि एग्जाम्पल तौर पर जो मेरा पेशेंट है ना उसको है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो पीएच का क्या होना चाहिए, जो मेरा पीएच होगा क्या होगा, एसिडोसिस में डिक्रीज होगा। अब मेरे को क्या करना है, अब पीएच कभी डिक्रीज हो रहा है तो मेरे को तो पीएच को किसी भी तरीके से इंक्रीज करना है ना, मतलब नॉर्मल वैल्यूज पे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज कर दूंगा। क्यों, कभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पीएच के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हुआ तो पीएच अपने आप इंक्रीज करेगा, और कभी पीएच इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो मेरा पीएच था वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, राइट। तो इसलिए क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज कर दिया। अब सेकंड चीज और लास्ट जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो क्या होगा, देखो मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस हुआ, तो पीएच का क्या होगा, पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब मेरी बॉडी जब कंपनसेट करेगी तो पीएच को उसको डिक्रीज करना है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के यूज को डिक्रीज करना है। तो क्या करूंगा, मेरे को पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है, पीएच के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो कभी मेरे को इस कंडीशन के अंदर क्या करना है, पीएच को डिक्रीज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका लेवल होता है इंक्रीज होता है। एक्चुअली ये सब जो चीजें हम फॉर्म कर रहे हैं, ये चीजें हमें ना जो रिलेशनशिप हमने डिस्कस करी है पहले, उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी समझ में आया कि अभी भी कुछ डाउट है? इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब
आई होप अब क्लियर हो गया है। स्टिल अगर किसी को डाउट रहता है इस पर्टिकुलर इसमें प्रसिद्धि, ओके आपने कंफर्मेशन दे दिया कि ठीक आपको क्लियर हो गया। ओके। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। श्योर श्योर, मेरा भी क्लियर हो गया, मेरा भी डाउट क्लियर है। ओके। ओके। ठीक है। तो अभी तक ना हमारा मेजर मेजर चीजें हो चुकी है, बट हमको ना मतलब मेरे को इस पर्टिकुलर चीज में एक दो कंसेप्ट समझाने, इसलिए मैंने इनको डाला है। जो कॉजेज है, अब क्या कॉजेज ऑफ एसिडोसिस है, तो डेफिनेटली यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ के कोई भी बंदा बता सकता है। तो इसलिए मैं पढ़ने का ट्राई नहीं करूंगा, मैं एक पीछे कंसेप्ट जो बताने वाला हूँ। पहले हमको देखना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो हमको ये पता है जो एसिडोसिस मेरा टर्म है, तो एसिडोसिस में क्या हो रहा है, जो मेरा पीएच था वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा जो पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है, पहला पॉइंट हम समझ गए। और हमने आगे रेस्पिरेटरी लिख रखा है। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई प्रॉब्लम है। अब कभी मेरा पीएच डिक्रीज है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेरा बहुत बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से जो मेरा पीएच है वो एसिडोसिस में है। तो हम एक पॉइंट समझ चुके हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ रहा है। अब इसका कॉज जानना है, हमारे ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कब बढ़ रहा है। तो कब बढ़ रहा है, जब हमारे लंग्स जो है ढंग का अमाउंट, मतलब कि ढंग तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। वापस से बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस टर्म में, एसिडोसिस का मतलब है जो पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है, और रेस्पिरेटरी कॉज है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में अल्टरेशन हो रहा है। और हमको रिलेशनशिप पता है कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का, कभी पीएच डिक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगेगा, राइट। तो इसका मतलब हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉज क्या हो गया, कि जो मेरे लंग्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर रहे हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसी सारी कंडीशन लंग की, ऐसी लंग की सारी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ढंग से रिमूव नहीं हो पाएगा, उस सारी कंडीशन के अंदर मेरे को रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेशन मिल सकता है। तो क्या क्या चीज हो सकती है, जितनी भी सीओपीडी की कंडीशन हो सकती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की, वो सारी कंडीशन हो जाएंगी। उसके बाद फिर सारी हमारी जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज कंडीशन है वो सब आ जाएंगी। तो एग्जांपल देख लीजिए कौन कौन से, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, इंफाइजिमा। इंफाइजिमा में क्या होता है, हमारे जो एयरवेज होता है उनका परमानेंट डायलेशन हो जाता है, मतलब जो लंग्स होते हैं वो एकदम फूल जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ढंग से रिमूव नहीं कर पाते, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, निमोनिया हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। इन कंडीशन के अंदर भी क्या लंग ढंग से काम नहीं कर रहा है। फिर आपने रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन, मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं उनका डिप्रेशन हो गया, एनेस्थीसिया की वजह से हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर्स हो गए, सीडीटीज हो गए, इन सब की वजह से हो गया, तो भी हो सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट में बताया था, यहाँ लिखा नहीं है पर फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आई डोंट नो कोई से एग्जाम में आया था, उन्होंने पूछा कि जैसे हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट के अंदर है ना एक हम टर्म यूज करते हैं कि पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या हम यूज करते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है एसए नोड, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला कि है ना आपको बताना है पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन। आपको क्या बताना है, पेस मेकर ऑफ हार्ट नहीं बताना है, अब आपको पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन बताना है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था, प्री बॉड जिंजर्स कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है उसका, प्री बॉड जिंजर्स कॉम्प्लेक्स। ये एक रेस्पिरेटरी सेंटर ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। कभी आपको पता है तो आपकी 100 से रैंक क्या हो जाएगी, हमेशा 10 पे खिसक जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट का आपको याद रखना। फिर हमने बोला एक्स्ट्रा पल्मोनरी थोड़ी सी डिसीज हो सकती है, जैसे फ्लैल चेस्ट हो गया, काइफोसिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये सब चीज की वजह से हो सकता है। और पैरालिसिस वाली कंडीशंस की वजह से हमको, बस हमको इतना से याद रखना है, ऐसी सारी कंडीशंस लंग की जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर रिमूव नहीं हो पाएगा, उन सारी कंडीशन के अंदर हमको क्या मिलता है, हमको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास कॉजेस वाला पार्ट है, जिसको हमने बोला मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका मतलब एसिडोसिस तो हो रहा है, बट मेटाबॉलिक कॉज की वजह से हो रहा है। तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, कि हमको ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमको क्या आइडेंटिफाई करना हो गया, कि एसिडोसिस तो हो रहा है, बट हमको ना बॉडी के अंदर अब एसिड्स का एक्यूमुलेशन होते आ रहा है। क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर अब एक्चुअली एसिड्स का एक्यूमुलेशन होता आ रहा है, उसके अंदर कोई CO2 का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। लैक्टिक एसिड हमको पता है जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते दम बनता है, तो कभी उसका बिल्डअप हो रहा है तो हमको एसिडोसिस हो सकता है। दूसरा हमको कीटोएसिडोसिस हो सकता है, स्पेसिफिकली डायबिटीज मेलाइटिस। तो हमको होता है डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है, मतलब ब्लड के अंदर एनर्जी के सोर्स बहुत ज्यादा है, बट क्या होता है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से क्या होती है, जो बॉडी रहती है, जो कीटोन बॉडीज उनको ब्रेक करती है और कीटो एसिड्स बना लेती है। कभी बॉडी के अंदर कीटो एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी कीटो एसिडोसिस जाएगा। फिर लिखा हुआ है यूरिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर में। तो हमारी किडनी या फिर हमारे ब्लैडर का क्या काम है, कि जो यूरिन है उसके साथ साथ यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर दे, बट कभी वो नहीं कर पा रही क्योंकि रीनल फेलियर हो रहा है, तो क्या होगा, यूरिक एसिड का भी बिल्डअप होने लगेगा और यूरिक एसिडोसिस जाएगा। फिर हमने क्या बोला, हमको एसिड पॉइजनिंग हो रहा है, मतलब आपने सीधे ही एसिड को पी लिया तो आपको एसिड पॉइजनिंग हो गया।
और 2-3 और पॉइंट दे रखे। बस आपको इतना समझना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर एक्चुअली में जो एसिड है ना, उनका एक्यूमुलेशन बढ़ चुका है। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब हमारी जो लंग्स है इतने केपेबल नहीं है कि वो इनफ अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिमूव कर पाए, तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब तो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एल्कालोसिस के कॉजेस के बारे में बात करें, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस के, तो वहां पे हमने क्या बोला? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चीज बोली कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर अब जब रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस की बात करेंगे, जब क्या बोलेंगे हम? हमारी बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ठीक है, तो उसके कॉज हमको देखने, तो क्या बोला है? हाइपोक्सिया हो रहा है सर आपको, हाइपोक्सिया हो रहा है। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो हमको हाइपोक्सिया होता है, एनीमिया हो जाता है, इडीमा हो जाता है, पल्मोनरी इडीमा या फिर एम्बोलिज्म हो जाता है। इन सारी केसेस में हमको देखने को मिलता है। अच्छा, एक और पॉइंट इससे निकल आता है कि हाई एल्टीट्यूड होता ही क्या है। ठीक है, तो एक लिख सकते हैं आप कि जो 6000 फीट होते हैं ना, 6000 फीट के ऊपर हम बोलते हैं ये हाई एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया हो गया। अच्छा, इससे हो क्यों रहा है? अच्छा, मेरे को हाई एल्टीट्यूड पे गया और मेरे को हाइपोक्सिया भी हो गया, बट मेरे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम क्यों हुआ? तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ? जब हम हाई एल्टीट्यूड पे गए तो ऑक्सीजन कम हमको मिल पा रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बढ़ा देंगे। तो पहले मैं नॉर्मल इससे 12 से लेकर 16 बार रेस्पिरेशन करता हूँ, पर मैं हाई एल्टीट्यूड पे दूंगा तो ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड है, इसलिए मैं क्या करूंगा? उसको 30-40 तक कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं सांस लेने लगूंगा, जिससे कि मैं इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अंदर ले पाऊँ। तो मैं इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो अंदर ले लूंगा, बट जितनी बार मैं रेस्पिरेशन करूंगा उतनी बार मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड को तो एक्सेल करना पड़ेगा ना। तो हाइपर वेंटिलेशन, मतलब जो वेंटिलेशन रहता है कभी वो ज्यादा बढ़ जाता है हाइपोक्सिया की वजह से, तो क्या होगा कि मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा लेवल्स में बाहर निकल जाएगा और उसकी वजह से मेरे को एल्कालोसिस मिलेगा। यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई, रेस्पिरेटरी ड्राइव हो गया, सेरिब्रल डिस्टर्बेंसेस हमको हो गए, वॉलंटरी हाइपर वेंटिलेशन हो गया, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल ट्रॉमा हो गया। इन सब केसेस में हमको रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस मिल सकता है। और लास्ट हमारे पास बचा मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वॉमिटिंग्स के अंदर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर और डायलिटिक जो थेरेपीज वगैरह होती है उन सब के अंदर हमको मिल सकता है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जो याद रखने वाला पॉइंट है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला, क्योंकि लंग्स जो होते हैं हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का हमको कॉज पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा अमाउंट में बन चुकी है। और दूसरी चीज क्या हो गई कि रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। तो ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, हाई एल्टीट्यूड पे किस तरीके से हमको जो है प्रॉब्लम आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो उसको एक और टर्म से हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्लैश आउट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्लैश आउट भी इसको बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बॉडी से रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गई। और ये जो अनकंपल्सेटेड हमने लिख रखा है, ये सेम चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करेगा, आप एक बार गॉन थ्रू कर लीजिएगा कि अच्छा ये चीज लिखी हुई, ये चीज लिखी हुई, ये चीज लिखी हुई। फिर भी कभी आपको लगता है नहीं यार ये तो और समझना चाहिए, कोई डाउट आ रहा है, तो आप ग्रुप पे उसको मैसेज कर सकते हैं, तो उसको हम फिर कैटर कर लेंगे। अभिषेक सर। हाँ जितांश। यस तो सर, हो गया मतलब जितना। ओके ओके ग्रेट, इट वाज ग्रेट। एंड लास्ट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपने दिए हुए, एक बार आप स्क्रीन प्रेजेंट करोगे लास्ट में यस कुछ? हाँ, क्वेश्चंस है ना। तो बेसिकली ये सर। क्वेश्चन जो है ये हाँ यहाँ तक ही रख दो, आगे मत ले जाओ। आगे वाला यस सर। जो अगले स्लाइड पे बेसिकली आंसर्स है। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप सब ये क्वेश्चंस ट्राई कर लो एंड कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सबका। इवन अभी मैं भी करने वाला हूँ इसके बाद यही। तो क्वेश्चन करने के बाद में इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी के मेटाबॉलिक या फिर एल्कोलोसिस है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन फिगर आउट कि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड उससे पहले यहाँ पे इवेंचुअली मतलब पीएच का, या CO2 का, HCO3, इन सब जो चीज़ें हैं इनका, इनकी रीज़न क्या है होने का, या फिर इनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से अपना एल्कलोसिस या एसिडोसिस कैसे हो रहा है, या मेटाबॉलिक कंडीशन या रेस्पिरेटरी कंडीशन कैसे हो रही है। तो मेरे कई कंसेप्ट तो क्लियर हो गए बेसिकली। आई डोंट नो कि अगर आप लोगों के कोई कंसेप्ट आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। यू कैन जस्ट गिव अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा तो। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है, आई थिंक सब लोग ग्रुप में है ही, तो फील फ्री टू ऐड योर पॉइंट्स इन द ग्रुप। एंड मे बी अगर हमने इसमें कुछ मिस कर दिया है या कुछ, या फिर अगर कोई डाउट स्टिल अगर रहता है, या फिर मे बी इन क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों एक पर्टिकुलर आंसर उसमें दिया हुआ है, तो वो भी आप डेफिनेटली ग्रुप में लिख सकते हो इन क्वेश्चंस में से। एंड विद दैट नोट, चित्रांश कुछ ऐड करना चाहोगे अपनी तरफ से?
यस सर, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। हाँ तो सबसे पहले तो वही मैं सर को वापस से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे कोई बात कुछ नहीं कुछ चीजें मैं शेयर कर पाया। हाँ और हाँ अब जो भी हमने चीजें करी है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि जितना भी मैंने आपको बताया वो सब आपको समझ में आ गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है आपको 60-70% समझ में आएगा, 30-40% क्या होता है हमेशा रह जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको जो भी स्लाइड्स है उसके बाद गॉन थ्रू करना है, राइट। हमको पढ़ना है और हमको हर पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया फिर हम आगे बढ़ गए, फिर हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया फिर हम आगे बढ़ गए। हमको कहना है एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए बस समझते हुए चलना है और 4-5 क्वेश्चन अपने आप से ही पूछना है कि अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या करना है आपको कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना इनको आज ही आप सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है, जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, मतलब पीएच का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलेशनशिप है, पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, या फिर पीएच का एटलीस्ट हाइड्रोजन के साथ भी क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को माइंड में रखते हुए हमको इनके आंसर्स बनाने। ठीक है, तो पहले इनका आंसर ना देखें, पहले आप क्या करिए सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको इन सबको करिए, फिर अगले पेज पे क्या है ना ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, तो उसको आप चीजों को करके देख सकते हैं। और ये जो 2 स्लाइड से लास्ट की मतलब 3-4 स्लाइड जो है, ये चीज में सिर्फ थ्योरेटिकल चीज लिखी हुई है जो हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा बेटर तरीके से। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली ग्रुप में डालिएगा, तो जितना बेटर तरीके से मैं समझा सकता हूँ उतना बाकी से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। ओके श्योर सो थैंक यू सो मच एंड अगर कोई भी पॉइंट है कुछ भी डाउट है कुछ भी है तो जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड विल बी रियली मोर देन हैप्पी कि अगर आप लोग कोई भी डाउट लेकर आते हो तब हमें लगेगा कि एक्चुअली में आप लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है ना आप लोग सामने से डाउट या कोई भी क्वेरी या कोई भी एड ऑन कुछ होगा तो आप लेकर आ रहे हो श्योर सो सॉरी मैं कैमरा अपना ऑन नहीं कर पा रहा आई थिंक कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है क्या है बट कोई नहीं आई होप आप लोग करेक्ट कर पा रहे हो ऐसे भी सो विद दैट नोट थैंक यू सो मच चित्रांश सब थैंक्स लिख रहे हैं सब थैंक्स आपके लिए थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सर आल्सो। okay okay so with that note let's wind up thank you so much thank you everyone थैंक यू।